So, hello everyone. Welcome to the third part of completing computer knowledge for UPSC, EPFO, APFC and EOAO एग्जाम. स्टूडेंट्स इस पार्ट में हम कवर करने वाले हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक को. बट बिफोर दैट स्टूडेंट, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड आपको ये चाहिए कि ठीक है मुझे कोई अच्छा सा कोर्स मिल जाए जिससे मैं अच्छे से प्रिपरेशन कर सकूं, सो एडुटैप की तरफ से आपको ये मिल जाएगा यूपीएससी ईपीएफओ 2 डे डेमो कोर्स. ठीक है, ये आपको नॉमिनल से 1 रुपए की फीस देनी है. यू कैन ऑल्सो कंसिडर इट फ्री. तो आपको ये पे करना है, उसके साथ आपको ये कोर्स मिल जाएगा. अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर भी रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप इस डेमो कोर्स को कर लीजिए. आपके हर एक कंपोनेंट में कोई कोई पार्ट इसी बहाने आपका कवर हो जाएगा. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. आप इसमें देख सकते हैं हर किसी कंपोनेंट के लिए आपको कुछ ना कुछ ऑफरिंग होगी, जैसे कॉन्सेप्ट क्लास, कॉन्सेप्ट नोट्स, मॉक टेस्ट, जो आपके उस कंपोनेंट को कवर करने के लिए, समझने के लिए एंड टेस्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है. एंड आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको इस लैंडिंग पेज का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी इस कोर्स से रिलेटेड. टू बाय दिस आपने बाय नाउ पे जाना है, अपनी जितनी भी डिटेल्स हैं आपने वो फिल करनी है एंड उसके बाद यू कैन गो एंड रीड अबाउट दिस कोर्स. माइंड यू, इसकी वैलिडिटी 2 ही दिन रहने वाली है, तो कोशिश कीजिए कि आप मैक्सिमम कंपोनेंट जो कर सकते हैं और उसकी जितने भी ऑफरिंग है जिनको कर सकते हैं उनको इन 2 दिन में कवर कर लीजिए. ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लास. सो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में जैसे कि हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करने वाले हैं, सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर. देखो, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, या जो कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर बेसिकली क्या होते हैं, ये वो फिजिकल कंपोनेंट है कंप्यूटर के जिनको आप देख सकते हैं, जिनको आप टच कर सकते हैं, जो आपकी आंखों के सामने है. ठीक है, चाहे वो केस हो, चाहे वो रैम हो, चाहे वो माउस हो, इवन कंप्यूटर के अंदर जो तारे होती हैं उनको भी आप विजिबली देख सकते हैं, तो वो भी हार्डवेयर का पार्ट होंगे. ठीक है. ऑन दी अदर हैंड, जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो ये ऑपोजिट है. हालांकि इनके काम लिंक है, लेकिन सॉफ्टवेयर जस्ट ऑपोजिट हो जाता है हार्डवेयर के. इसमें कोई भी फिजिकल कंपोनेंट नहीं है. आप कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को देख नहीं सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते हैं. ठीक है, उसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है. हावेवर, अगर आप कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाना चाहते हो तो उसके लिए आपके सॉफ्टवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके, आपके कंप्यूटर को कोई भी काम करना हो, चाहे वो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, चाहे आपके कंप्यूटर को कोई मूवी प्ले करनी हो, चाहे आपके कंप्यूटर को कोई गेम चलाना हो, उसके लिए आप क्या करते हो, यू गिव देम इंस्ट्रक्शन. ठीक है, जैसे अगर आप लेट से आप कंप्यूटर में ये पर्टिकुलर जो आप स्लाइड देख रहे हैं इसी को बनाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए कंप्यूटर को बताएंगे कि टाइटल में क्या लिखना है. ठीक है, कौन से कलर से लिखना है और कौन सा आप कलर पैलेट को बैकग्राउंड में डालोगे. ऑल राइट, देन आपने बताना है कि डेफिनेशन आप किस फॉन्ट में लिखोगे, डेफिनेशन के फॉन्ट साइज कितना होगा, उसको बॉक्स में लिखोगे, कलर कौन सा आप यूज करने वाले हो, बैकग्राउंड का कलर कौन सा दोगे, ये सभी डिटेल आपको डालनी पड़ेंगी. तो आप क्या कर रहे हो बेसिकली, आपका एंड गोल क्या है या फिर आपका मेन टारगेट क्या है इस स्लाइड को प्रिपेयर करना. इसके लिए आपने ये सारी डिटेल्स दी कि कंटेंट क्या होगा, कलर पैलेट क्या होगा, एनिमेशन में कौन सा लगाऊंगा. ठीक है, और हेडिंग में क्या लिखूंगा. तो ये सभी चीजें जो आप दे रहे हो ये क्या है, इंस्ट्रक्शन है. और क्योंकि आप बहुत सारी इंस्ट्रक्शन एक ही काम को के लिए करने के लिए दे रहे हो, तो यू कैन कॉल इट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. ठीक है. ठीक है, तो इसी को, ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इसी को आप क्या बोल सकते हो, इसी को आप सॉफ्टवेयर बोल सकते हो. सॉफ्टवेयर काम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर काम, चाहे वो आपका स्लाइड बनाना हो, चाहे वो आपका गेम खेलना हो, चाहे वो आपका म्यूजिक प्ले करना हो. तो एक काम को करने के लिए आपको बहुत सारे ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे, उनको आप सॉफ्टवेयर बोलेंगे. ठीक है. अब जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं बेसिकली, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर. ब्रॉडली ये 3 ही कैटेगरी है. अब जब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, ये बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे सिस्टम को वर्किंग बनाते हैं, जो हमारे सिस्टम को वर्किंग बनाते हैं. सिस्टम बेसिकली क्या, सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है, आपका कंप्यूटर इनके बिना क्या रहेगा, कंप्लीट डब्बा रहेगा. इसके बिना आपका कंप्यूटर कोई भी काम नहीं करने वाला है. जस्ट जब उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे वो बेसिक काम को कर पाएगा, जैसे कि स्विच ऑन होना, एक प्लेटफॉर्म देना जिसमें आप बाकी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सको. तो ये आपका कौन करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर है, आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो गया है, उसमें जितने आप माउस को यूज कर पा रहे हो, कीबोर्ड को यूज कर पा रहे हो, ये सब काम आप कर पा रहे हो. अब आप चाहते हो कि मैं यार कंप्यूटर में ना गेम खेलना चाहता हूँ, तो अब गेम खेलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एप्स डाउनलोड करने पड़ेंगे विच आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर.
ये क्या करेंगे, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर जो आप काम करना चाहते हो उसमें आपकी हेल्प करेंगे। जैसे कि अगर आपने गेम खेलना है तो आप गेम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे, अगर आपने पीपीटी बनानी है तो आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट डाउनलोड करोगे, अगर आपने म्यूजिक प्ले करना है या फिर वीडियो प्ले करने हैं तो आप वीएलसी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे। सबसे पहले तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या देगा, वो प्लेटफॉर्म देगा जिसपे आप एप्स को रन करोगे। फिर एप्स क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर टास्क के लिए वो ऐप बने हैं, उसमें ऐप आप ऐसा मान लो किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पहले से उसमें है और वो वही काम करेंगे बस। ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये भी दो तरह के होते हैं, ये क्या होते हैं, जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। लास्टली, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपके पास होते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आपके बेसिकली डिजाइन करने के लिए होते हैं, सिस्टम या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनको हम यूज नहीं करते। इनमें टूल्स जो हम यूज करते हैं वो कंपाइलर, लिंकर, डीबगर, इंटरप्रेटर और टेक्स्ट एडिटर जैसे कुछ टूल्स हैं। ओके, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस, एक्लिप्स, ये सब है। ऑलराइट, अब सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली आपका मेन सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को रन करने में हेल्प करेगा। यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर, हार्डवेयर में क्या आ जाएगा, आपका मॉनिटर भी आ जाएगा, माउस भी आ जाएगा, कीबोर्ड भी आ जाएगा। तो इनके बीच में जो इंटरफेस बनता है या इनके बीच में जो लिंक बनता है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम को रन करने के लिए ये होता है। ये डिवाइडेड कितने पार्ट्स में है, सबसे पहले है ऑपरेटिंग सिस्टम, देन वी हैव यूटिलिटी प्रोग्राम, देन वी हैव डिवाइस ड्राइवर एंड देन वी हैव द लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इसके अलावा जो बच गया वो फर्मवेयर है। ठीक है, वो अगली स्लाइड में हम देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं, देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज फॉर द ऑपरेशन ऑफ सिस्टम। किस कौन कैसे ऑपरेशन कंप्यूटर करता है, जैसे कंप्यूटर को स्विच ऑन करना है या पावर ऑन करना है। कंप्यूटर में आप चाहते हो पासवर्ड लगा रखा है तो वो आपको सिक्योरिटी दे एक्स्ट्रा। अगर आपने कंप्यूटर को ऑन कर दिया उसके बाद आप चाह रहे हो कि मेरे कंप्यूटर में हार्डवेयर अच्छे से चले, तो ये सभी काम आपको कहाँ मिलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलते हैं। इन डिटेल इसको हम कमिंग पार्ट में समझेंगे। ठीक है, तो ये यूजर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में बेसिकली एक इंटरफेस है। ठीक है, इसके अलावा ये हार्डवेयर को मैनेज करता है, सॉफ्टवेयर की फंक्शनिंग को, जो सॉफ्टवेयर आप इसमें इंस्टॉल करोगे उसकी फंक्शनिंग को भी देखता है। एग्जाम्पल है, जैसे आपके पास विंडोज है, लिनक्स है, मैक ओएस है, यूनिक्स है, ये सभी आपके क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। ठीक है, इसका काम क्या है, इनपुट को पहचानना, आउटपुट को भेजना एंड सिक्योरिटी को इंश्योर। जो बेसिक काम है आप कंप्यूटर का, जो कंप्यूटर की डेफिनेशन में चीजें आप बोलते हो, वो क्यों बोलते हो, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वो सभी काम को करता है। ओके, तो नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या होगा, आपका कंप्यूटर बेसिकली पावर ऑन होके आपको एक प्लेटफॉर्म दे सकता है जहां पे आपको डेस्कटॉप मिल जाएगा, मेन्यू मिल जाएगा, आपको क्लिक करने के लिए चीजें मिल जाएंगी, रिसाइकल बीन का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको डिस्क का फ्रेगमेंटेशन दिख जाएगा। ये कैसे हो रहा है, क्योंकि आपके पास एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को डाल लिया है तो आपका कंप्यूटर रेडी है। इसके अलावा अब आप कंप्यूटर में काम करने लग गए हो, तो काम करने के टाइम पे आपको चाहिए कि आपका कंप्यूटर बहुत एफिशिएंटली काम करे, तो उसके लिए वी हैव द यूटिलिटी प्रोग्राम। इनको और क्या बोलते हैं, सर्विस प्रोग्राम। ये बेसिकली काम क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर को और ज्यादा बेटर वर्किंग बना देते हैं, उसकी एक्टिविटी को इम्प्रूव कर देते हैं। कैसे करते हैं, तो इसमें ना कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक जो यूटिलिटी प्रोग्राम हमारे पास है वो क्या है, डिस्क कॉम्प्रेशन है। क्या है, डिस्क कॉम्प्रेशन। अब डिस्क कॉम्प्रेशन का काम क्या है, टू कॉम्प्रेस द थिंग्स दैट आर स्टोर्ड इन द डिस्क। डिस्क में आपने जो भी चीजें रखी उनको कॉम्प्रेस कर देना। उसकी वजह से क्या होता है, खाली जगह बढ़ जाती है, जो आपके कंप्यूटर के लिए अच्छा है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, लेट से आपके कंप्यूटर में 30 GB स्पेस है। कितनी स्पेस है, 30 GB। अब इस 30 GB में से आपने एक फाइल ली जो कि थी 10 GB की। कितनी जीबी की फाइल थी, 10 GB की। तो कितना डेटा आपका बच गया, 20 GB। वहीं पे आपने क्या किया, इस फाइल को कर दिया कॉम्प्रेस, इस फाइल को कॉम्प्रेस कर दिया, मतलब इसके बीच की स्पेस को बिल्कुल ही श्रिंक कर दिया है। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये जो आपकी फाइल थी ये बन जाएगी 8 GB की। कितनी जीबी की फाइल बन गई, 8 GB की। तो एंड में आपके पास फ्री स्पेस कितनी हो गई, 22 GB। इस तरीके से कॉम्प्रेशन आपकी हेल्प करता है कि आपकी स्पेस और बच जाए। देन नेक्स्ट वी हैव इज डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। तो देखो, जैसे कि लेट्स से ये आपकी एक फाइल है, ये आपकी एक बड़ी सी फाइल है। ठीक है, काफी बार क्या होता है, ड्यू टू वन रीजन और अनदर ये टूट के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, विच इज नॉट गुड फॉर योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइम बहुत लगता है, सीपीयू का टाइम बहुत लगता है उनको एनालाइज करने में। तो जब आप डीफ्रेगमेंट करते हो, या तो इन फाइल्स के
फ्रेगमेंट ही होता है, लेकिन वो फ्रेगमेंट्स बड़े हो जाते हैं, तो जैसे 6 फ्रेगमेंट की जगह आपके 2 फ्रेगमेंट हो गए। अदरवाइज क्या होता है, ये फ्रेगमेंट्स अपनी ओरिजिनल फॉर्म में भी आ जाते हैं। दिस इज द यूज ऑफ डीफ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट वी हैव इज डीप डिस्क क्लीनर। ये क्या करता है, बेसिकली आपके डिस्क को, अगर आप कोई ऐप को इंस्टॉल कर रहे कुछ इंस्टॉल कर रहे तो उसमें हेल्प करता है। बैकअप यूटिलिटी, अगर आप कॉपी रखना चाहते हो, आपने जितनी भी फाइल्स रखी हुई हैं वो डिलीट होने पे गायब ना हो जाए, इसके लिए आपने क्या कर रखा है, कॉपी बैकअप में रखी हुई है, स्टोर करके रखी हुई है, तो उसको बैकअप यूटिलिटी बोलते हैं। देन एंटीवायरस। अब ये जो एंटीवायरस है ना, ये उन एंटीवायरस की बात कर रहे हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं। ठीक है, आपने अलग से ऐप एंटीवायरस की बात नहीं कर रहे हैं, जो पहले से आते हैं उनकी बात हो रही है। ओके, तो ये आपके हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी प्रोग्राम। नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड द डिवाइस ड्राइवर। अब डिवाइस ड्राइवर क्या है, देखो, दे विल ड्राइव द डिवाइसेस। डिवाइसेस मींस इनपुट आउटपुट, जितनी भी हमारे पास चीजें हैं, तो जो इनपुट आउटपुट यूनिट है उनको रन करने के लिए हमारे पास डिवाइस ड्राइवर होते हैं। अगेन आई वुड रिपीट, जैसे आप कीबोर्ड में चाहते हो कि सर्टेन की प्रेस करने पे कुछ हो, या फिर आप चाहते हो कि जब मैं लेफ्ट को अपना माउस मूव कर रहा हूँ तो एरो लेफ्ट को चलना चाहिए, जहां मैं क्लिक कर रहा हूँ वहां कर्सर आना चाहिए, आप ये सभी चीजें चाहते हो करना। इसके लिए आपके हार्डवेयर के पास बहुत जरूरी होता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो कंप्यूटर को वो चीजें समझाए। तो ये काम करता है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर बेसिकली क्या करता है, आपकी जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी उनको रन करने में हेल्प करता है, उनकी फंक्शनिंग में, उनकी कॉन्फ़िगरेशन में हेल्प करता है। यूजुअली जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके साथ ही हमारे पास इंस्टॉल्ड हार्डवेयर इंस्टॉल्ड डिवाइस ड्राइवर्स आते हैं। ओके, अगर नहीं है तो फिर आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब कंप्यूटर में अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, इसके बारे में भी हम एक दो स्लाइड के बाद में पढ़ेंगे। कंप्यूटर में अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं, लेकिन कंप्यूटर को क्या समझ में आती है, कंप्यूटर को समझ में आती है मशीन लैंग्वेज, जस्ट एक लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, और ये वो लैंग्वेज है जो हमें नहीं समझ में आती। अगर मैं अब आपसे यही चैप्टर में अगर आपको 0 1 1 1 1 0 ऐसे करके पढ़ाऊंगी, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर को यही समझ में आता है। इंसानों को क्या समझ में आता है कि भाई जितनी इंग्लिश लैंग्वेज के क्लोज हो या फिर हमारी नेचुरल लैंग्वेज के क्लोज हो। ठीक है, तो ये क्या है, इसके लिए हमें चाहिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब जब हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात कर रहे हैं तो इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर की। एक लैंग्वेज से हम मशीन लैंग्वेज की तरफ को जाना चाहते हैं तो हम कैसे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम असेंबलर की बात करते हैं तो असेंबलर क्या करते हैं, ये हमारे में असेंबली लैंग्वेज से कोड को ले आते हैं मशीन लैंग्वेज में। आप लिखते हैं असेंबली लैंग्वेज में हो, असेंबलर से वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द मशीन लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, बेसिकली निमोनिक्स जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है, इसमें निमोनिक्स और सिंबल्स को यूज करते हैं एंड उसी से क्या किया जाता है, असेंबलर उसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना, नाम से ही याद रखो, असेंबलर है तो असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट वी हैव इज कंपाइलर। कंपाइलर क्या काम करता है, कंपाइल करना मतलब सब एक साथ इकट्ठा करके एक फाइल बनाना। ठीक है, ये लाइन बहुत जरूरी है आपको समझने के लिए, याद रखने के लिए फंडा। क्यों, क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, जो आपका सोर्स कोड जो आपने लिखी है चीजें उनको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में या फिर ऑब्जेक्ट कोड में। हाउएवर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये ऐसा नहीं करता कि ठीक है ये आपकी फाइल है तो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, 3 हिस्सों में डिवाइड किया, नहीं, ये आपकी ओरिजिनल फाइल है जिसमें आपने अपने कोड को लिखा है। ठीक है, कुछ लिखा है आपने ऐसे करके। ये क्या करता है, इसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है। इसकी क्या करता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है जिसको एग्जीक्यूट करना इजी हो, और उस पूरी फाइल को कन्वर्ट कर देता है इनटू द कोड जिसको रन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये काम कौन करता है, कंपाइलर। तो ये क्या कर रहा है, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना रहा है, उसके बाद सब पकड़ के सारा का सारा क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर दे रहा है। इसीलिए इसमें क्या दिक्कत आती है कि जब भी हम कंपाइलर को यूज करते हैं, अगर कोई मिस्टेक हो रखी है, कोई सिंटेक्स एरर हो रखी है, कोई लॉजिकल एरर हो रखी है, तो वो भी हमारे ओरिजिनल कोड से जो लास्ट फाइनल कोड है उसमें चला जाता है। इसीलिए इसमें हमें अलग से डीबगिंग टूल की जरूरत पड़ती है जो सारी की सारी गलतियों को हटाने में हमारी मदद करे। ऑन दी अदर हैंड इंटरप्रेटर भी सेम काम करता है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें भी आपने लिखा है फोर्टन, सी प्लस, इन सबको को कन्वर्ट करता है इनटू द ऑब्जेक्ट कोड। हाउएवर हाउएवर इंटरप्रेटर में क्या चीज है, ये एक टाइम पे एक लाइन पढ़ के ट्रांसलेट करता है। ठीक है, ये जैसे कि ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तो इंटरप्रेटर क्या करता है, एक और फाइल बनाता है या फिर सीधा सीधा इस लाइन को पकड़ता है, इसको एग्जीक्यूट करता है कि लिखा क्या हुआ है, इसको पढ़ता है, इसको एग्जीक्यूट करता है।
तो इसी वजह से क्या होता है, अगर किसी लाइन में मिस्टेक है, यहाँ पे अगर कोई गलती है, तो मेरा इंटरप्रेटर वहां पे काम करना बंद कर देता है कि भाई इसको ठीक करो, उसके बाद मैं आगे काम करूंगा। इसीलिए इसमें हमें अलग से डीबगिंग टूल की जरूरत नहीं होती है। थोड़ा स्लो हो जाता है जो हमारा इंटरप्रेटर है, ये सच बात है, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं तो वो स्लो स्लो काम करता है। कंपाइलर बहुत तेज कर लेता है। हाउएवर अलग से हमें इसमें डीबगिंग टूल की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज द लिंकर। लिंकर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ओके, लिंकर कैसे डिफरेंट होता है, देखो, जो आपका लिंकर होता है ना, ये बेसिकली किसी लैंग्वेज को कन्वर्ट नहीं कर रहा है। ये बेसिकली क्या कर रहा है, आपकी जो ऑब्जेक्ट फाइल्स हैं, जो आपकी मशीन कोड की फाइल्स हैं, वो जो आपके बन चुकी हैं, उनको कंबाइन करता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स फाइल्स को कंबाइन करने का काम करता है हमारा लिंकर। जितने भी अनयूज कोड होते हैं उनको भी रिमूव करता है, एंड क्या करता है, बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल को बना के देता है हमारा लिंकर। ये काम होता है हमारे लिंकर का। लास्टली है लोडर। देखो, आपको मैंने पहले भी बताया है कि कभी भी जो हमारी मेन डिस्क होती है वो हमारे सीपीयू से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करती है। वो किसके थ्रू इंटरेक्ट करती है, थ्रू द प्राइमरी मेमोरी विच इज द रैम। ओके, प्राइमरी मेमोरी विच इज द रैम। इसके थ्रू हमारा सीपीयू और हमारा जो डिस्क है वो इंटरेक्ट करते हैं। ओके, सीपीयू और डिस्क डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करती है। तो जब भी हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एग्जीक्यूट करने वाला काम है या एग्जीक्यूट करने वाला कोड है, उसको हम प्राइमरी मेमोरी में लेके आते हैं या लोड करते हैं, तो ये काम करता है हमारा लोडर। अच्छी बात यह है कि जो लोडर होता है वो ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। तो ये जो लिंकर और लोडर है, ये आपके एग्जाम के लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट है, तो इन पे आप थोड़ा सा खास ध्यान देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज फर्मवेयर। अब फर्मवेयर क्या होते हैं, देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारा जो हार्डवेयर है वो कोई भी काम कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है। ओके, हमारा हार्डवेयर जो भी काम कर रहा है, क्योंकि उसमें कोई सॉफ्टवेयर डला हुआ है जो उसको बता रहा है कि उसका काम क्या है, पर्टिकुलर स्विच दबाने पे उसने कैसे एक्ट करना है, अगर कोई डायरेक्शन दी जा रही है तो उसको कैसे फॉलो करना है, ये सब चीजें। तो जो सॉफ्टवेयर किसी भी हार्डवेयर में डायरेक्टली डाला जाए उसको हम कहते हैं फर्मवेयर। ओके, ये परमानेंटली कहाँ स्टोर होता है, रोम में या फिर फ्लैश मेमोरी में, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। ओके, अब इसके अलावा जो आपका फर्मवेयर है, इसका काम हार्डवेयर को कंट्रोल करना है। ये वो कैसे करता है, क्योंकि ये बेसिकली आपकी लो लेवल इंस्ट्रक्शन देता है डिवाइस को उसकी फंक्शनिंग के लिए। डिवाइस कोई काम कैसे करे उसमें लो लेवल फंक्शनिंग प्रोवाइड करता है हमारा फर्मवेयर। एग्जाम्पल है इसके बायोस और यूफी। ठीक है, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एंड यूफी यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। मैं थोड़ा सा आपको बायोस के बारे में डिटेल में एंड यूफी के बारे में डिटेल में आने वाले पार्ट में बताऊंगी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए। इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, तो इसको हम आराम से डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक बार सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, देखो, आपने सिंपल अपने मोबाइल की भी बात करें, क्योंकि आपके मोबाइल में भी एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वो चाहे तो आपका आईफोन अगर है तो मैक हो सकता है, मैक ओएस हो सकता है, अदरवाइज आपका एंड्रॉयड सिस्टम, या तो मैक हो सकता है आपके पास, मैक ओएस, या फिर आपका एंड्रॉयड सिस्टम, दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये आपके पास हो सकते हैं। तो ये तो आपके हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम। अब लेट्स से आपके पास जो नया फोन आता है उसमें ये ऑलरेडी चीजें होती है। ठीक है, आपके फोन में ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। अब लेट्स से आपने कैंडी क्रश गेम खेलना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कैंडी क्रश का ऐप है, कैंडी क्रश का, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जो ऐप है उसको, वो क्या है, बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपने एक पर्टिकुलर टाइप का गेम खेलना है उसमें, जिसमें आप चाहते हो कि जब आप स्क्रीन के अराउंड स्वाइप करो तो क्या होना चाहिए। ठीक है, आप बैक करो तो उसमें क्या टेक्स्ट होना, क्या क्लिक होना चाहिए, इस टाइप की चीजें। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली क्या है, आपने अपने कंप्यूटर में, कंप्यूटर आपका चल रहा है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से है, एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, चाहे वो मूवी को प्ले करने के लिए वीएलसी हो। ठीक है, पर एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए आपने क्या करना होता है, उसमें ऐप अलग से डाउनलोड करने होते हैं। ये ऐप जो है इनको सपोर्ट करने के लिए जो प्लेटफॉर्म देगा वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम देगा। ठीक है, अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, या तो ये हो सकता है जनरल पर्पस, या फिर ये हो सकता है स्पेसिफिक पर्पस। व्हाट इज द डिफरेंस, देखो, आप एग्जाम्पल हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। ठीक है, उसमें आप ले लो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको, लेट्स से आप एक डॉक्टर हैं, आपने कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखना है या आपने कोई नोट्स लिखने हैं तो आप भी यूज करेंगे। आप कोई साइंटिस्ट हैं,
आप कोई पेपर पब्लिश करना चाहते हैं तो आप भी लिखेंगे उस पेपर को, बेसिकली आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखेंगे। आप कोई टीचर हैं, आप एग्जाम पेपर बना रहे हैं तो भी आप क्या यूज करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करेंगे। मतलब ये एक पर्टिकुलर ऐप है जो बहुत सारे फील्ड में बहुत ही वर्सेटाइल तरीके से यूज हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, एक जर्नल पर्पस एप्लीकेशन है। इसमें क्या है, एक बेसिक सा काम करता है जो बहुत सारे फील्ड में यूज होता है। ऑन द अदर हैंड, टेक द एग्जांपल ऑफ होटल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, लेट्स से आप एक होटल को ओन करते हैं, आपके होटल में 50 रूम्स है। अब इनमें से कितने रूम ऑक्यूपाई हैं, कितने रूम ऑक्यूपाई नहीं है, किस किस तरह के रूम हैं, उन पे आप क्या क्या चार्जेस ले रहे हो, कब कौन सा रूम फ्री होगा, अगर कोई ऑनलाइन बुकिंग आ रखी है वो कब चेक इन करेंगे, कब चेकआउट करेंगे, उनका कितना चार्ज बनता है, ये सभी चीज़ें आपने मेंटेन करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको कोई अगर जूबो जैसा ऐप मिलता है तो आप उसको डाउनलोड करेंगे एंड उसको अच्छे से यूज़ करेंगे। हाउएवर, अगर आप एक टीचर हैं तो क्या आपको इस ऐप की ज़रूरत है? नहीं है। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो क्या आपको इस ऐप की ज़रूरत नहीं है? जब बस आप होटल ओनर हैं या उसे मैनेजर हैं, रन कर रहे हैं, तभी आपको इस ऐप पर्टिकुलर ऐप की ज़रूरत है। तो ये क्या हो गया, एक तरह का स्पेसिफिक पर्पस ऐप हो गया, इसका एक ही काम है जिसको ये कर रहा है। ठीक है, तो दीज आर फ्यू जनरल पर्पस एंड स्पेसिफिक पर्पस एप्स। जनरल पर्पस क्या है, एक वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज के लिए वर्सटाइल से ऐप एप्लीकेशन जो होते हैं वो हमारे जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एंड स्पेसिफिक पर्पस क्या है कि एक पर्टिकुलर टास्क को बहुत ही अच्छे से हैंडल करने के लिए। अब इसमें जितनी जरूरतें पड़ेंगी वो सभी टूल्स आपको या वो सभी चीजें आपको मिल जाती हैं स्पेसिफिक पर्पस में। ठीक है, बट इसका क्या है, वाइड यूज नहीं हो सकता है। सो दीज आर द जनरल पर्पस एंड द स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Lastly, let's talk about the programming software. प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर अगेन, इसमें बेसिकली क्या होता है, जो भी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर है या फिर जो हमारा अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, अगर हम उसको डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए वी विल यूज द प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसमें क्या क्या करना पड़ता है, पहले आपको कोड अच्छे से लिखना होगा। ठीक है, कि क्या चाह रहे हो, क्या ऐसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब चीज़ें। फिर उसको डीबग करना पड़ेगा, फिर उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसको रन करके देखोगे, एग्जीक्यूट करके देखोगे, जो भी चीज़ें दिक्कत आ रही है उनको फिर वापस से ठीक करोगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। अब इनको क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग टूल सॉफ्टवेयर भी कहते हैं या फिर सॉफ्ट डेवलपमेंट टूल भी कहते, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल भी कहते हैं। इसको हम या आप यूज नहीं करते हैं, इसको डेवलपर यूज करते हैं, एंड यूजर जो हम हैं, जो हम लास्ट में गेम डाउनलोड करके यूज कर रहे हैं, उनके काम का ये नहीं है, ये डेवलपर के काम का है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड दो टर्म्स है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। पहली है एस डी के, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, एंड दूसरी है आई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट टूल, जो आपको मिल जाते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट। नेक्स्ट, जी एस डी के में बेसिकली क्या है, आपको जितने भी टूल्स, जितनी भी लाइब्रेरीज और जितने भी डॉक्यूमेंट एक ऐप को डेवलप करने के लिए चाहिए, वो सभी आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं इन द एस डी के। आईडीई में क्या होता है, कोड एडिटर, आपने कोड लिख रहा है, उसमें कुछ एडिट वो करना है, उसको कंपाइल करना है या उसको डीबग करना है, तो ये फैसिलिटी मिल जाती है आपको आईडीई में एक ही प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो ये दो टर्मिनोलॉजी है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इनको भी आप ध्यान में रखोगे। ओके, द नेक्स्ट वी हैव इज अनदर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। इसको आपने वैसे तो आप समझ जाओगे बट थोड़ा सा और अच्छे से देखना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और द कंपाइलर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें अगेन, तो ये क्या करेगा, आपके सिस्टम को बेसिकली रन करने में हेल्प करेगा। तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम करता है? ऑफ कोर्स, ये तो कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। डिवाइस ड्राइवर, जितने भी आपके इनपुट आउटपुट हार्डवेयर कनेक्ट होंगे कंप्यूटर से, अगर आप चाहते हो कि वो कंप्यूटर में रन हो तो उसके लिए आपके पास ड्राइवर होना जरूरी है। तो क्या ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ऑफ कोर्स है। ठीक है, देन कंपाइलर, कंपाइलर हमने पहले भी पढ़ रखा है काफी बार, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आता है क्योंकि इट्स अ टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ऑन दी अदर हैंड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम बात करें, क्या अगर आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर काम करेगा? आंसर है हाँ, करेगा। ठीक है, हम स्प्रेडशीट नहीं खोल पाएंगे या फिर किसी और ऐप में स्प्रेडशीट खोलेंगे, लेकिन ऐसे हमारा कंप्यूटर बेसिक बेसिक काम करके देगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। आई होप दिस इज वेरी मच अंडरस्टैंडेबल बाय यू। ओके, नाउ
नाउ Now let's talk about the computer language. ठीक है, computer language basically means by which the instruction are transmitted to computer. Computer language actually क्या होता है, मैंने आपको बताया था, पढ़ेंगे इसमें डिटेल में कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में। देखो, कंप्यूटर लैंग्वेज बेसिकली क्या है, अगर आप कंप्यूटर को कोई भी डेटा या कोई भी इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो तो वो आप किसी मीडियम से दोगे। जैसे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपसे हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश या किसी लैंग्वेज में ही बात करूंगी। मुझे अगर आपको कोई चीज़ समझानी है, मुझे आपको कोई चीज़ पूछनी है या बतानी है, तो वो कैसे होगा, थ्रू कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, तो कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या होता है बेसिकली, कंप्यूटर लैंग्वेज में हम यूजर्स कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं एंड डेटा देते हैं ताकि वो कंप्यूटर समझ सके एंड कंप्यूटर उस पर काम कर सके। अब ये इंस्ट्रक्शन देने के लिए टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज हम यूज कर सकते हैं, या हम यूज कर सकते हैं लो लेवल लैंग्वेज, या हम यूज कर सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। व्हाट इज द डिफरेंस? जब हम लो लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं तो यहाँ बेसिकली देखो क्या होता है, जो हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो कंप्यूटर के ज्यादा पास होती है। तो दिस इज द लैंग्वेज एंड दिस इज मोर क्लोज टू द कंप्यूटर देन द ह्यूमन। हम यहाँ पे हैं। तो ह्यूमंस को अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है वो लैंग्वेज, कंप्यूटर के लिए उसको समझना बहुत इजी होता है। ठीक है, लेट्स से आप क्या है, आप आप क्या है, आपके घर में हिंदी बोली जाती है। ठीक है, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हुए हैं, आपके घर में हिंदी बोली जाती है, तो इंग्लिश एंड हिंदी आपके बहुत पास होगी। अगर आपसे कोई बोले रशियन में बात करो, आपने कभी वो लैंग्वेज सुनी नहीं है, तो आपको क्या होगी, वो बहुत मुश्किल होगी। सिमिलरली कंप्यूटर के लिए दो लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो उसके लिए थोड़ा सी इजी होती है, एक जो वो पढ़ रहा है या जो उसके थोड़ा सा क्लोज है, एक जो उसे आती है। ठीक है, तो ये हमारी होती है मशीन लैंग्वेज एंड द असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज द लैंग्वेज इन विच कंप्यूटर अंडरस्टैंड थिंग। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को आती है। इसको इसके अलावा मशीन कोड भी बोलेंगे, कहीं कहीं पे आप मशीन कोड लिखा हुआ देखेंगे, कहीं कहीं पे आप ऑब्जेक्ट कोड लिखा हुआ देखेंगे, कहीं कहीं पे आप बाइनरी लैंग्वेज लिखा हुआ देखेंगे, और कहीं कहीं पे मशीन लैंग्वेज लिखा हुआ। ये सारी चीजें एक ही है। ये वो लैंग्वेज है जिसमें कंप्यूटर बात करता है। अब ये लैंग्वेज दिखती कैसे है, ये लैंग्वेज आपको कुछ ऐसे दिखेगी, इसमें बस दो ही सिंबल यूज होते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसी दिखती है लैंग्वेज। इसमें हर एक डिजिट को हम क्या बोलते हैं, वन बिट। हर चीज क्या है, ये एक बिट है। रैंडमली ये भी क्या है, एक बिट है। तो बिट्स बिट 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 करके मशीन लैंग्वेज आपकी बनती है। ऑन दी अदर हैंड, अब कंप्यूटर सीख क्या रहा है, असेंबली लैंग्वेज की। थोड़ा मुश्किल है लेकिन हाँ तब भी सुनी सुनी तो है ही, मैं सीख लूंगा। तो दैट इज द असेंबली लैंग्वेज। क्योंकि असेंबली लैंग्वेज क्या है, ये यूज करती है सिंबल्स एंड निमोनिक्स को। सिंबल एंड निमोनिक्स को यूज करती है आपकी असेंबली लैंग्वेज। ह्यूमन रीडेबल होती है, मतलब इंसान के लिए भी ऐसा नहीं कि बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, हम भी थोड़ा थोड़ा समझ जाते हैं, थोड़ी मेहनत लगती है, ऑफकोर्स थोड़ी सी मुश्किल है हमारे लिए कंपेरेटिव टू हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाउएवर मशीन लैंग्वेज जितनी डिफिकल्टी है, मशीन लैंग्वेज तो बिल्कुल जीरो है। ठीक है, लेकिन ये स्टिल उससे बेटर है। ठीक है, इसमें जैसे कमांड अगर आप देखोगे कैसे यूज होती है, मूव ए बी सी डी, मूव ए एक्स 50। ठीक है, तो ये हमारी होती है असेंबली लैंग्वेज। अगेन असेंबली लैंग्वेज को अगर आप मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज करते हो, आप यूज करते हो असेंबलर, आप यूज करते हो असेंबलर। ओके, दिस यू विल हैव टू कीप इन माइंड, असेंबली लैंग्वेज के लिए यूज होती है असेंबलर। अब आ जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज जो हमारे लिए इजी है, हम जिसको समझ पा रहे हैं, हम जिसको बोल पा रहे हैं, हम जिसको मतलब हमें पढ़ रही है इजी, लेकिन कंप्यूटर के लिए वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें हमारी आती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं तो यहाँ क्या होता है बेसिकली, ये ऐसी लैंग्वेज है जिसमें सारा का सारा प्रोग्राम जो है उसको हम तोड़ते हैं बहुत सारे फंक्शन में, और फंक्शन के अकॉर्डिंग ही उनको मैनेज करते हैं। तो ये हमारी है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, एग्जाम्पल इसके सी, फोर्टन, पास्कल, कोबल ऐसे करके हैं, ये टॉप डाउन होती है। इसी के ऑपोजिट होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये बॉटम अप अप्रोच अपनाती है। इसमें जो प्रोग्राम है वो डिवाइड किया जाता है ऑब्जेक्ट में, मतलब जो कंप्लीट प्रोग्राम है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इसको आप डिवाइड करोगे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, और ये आपको पासवर्ड वगैरह ऐसे सिक्योरिटी एंड डिवीजन का भी मौका देती है। एग्जाम्पल इसके जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस है। इन डिटेल अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करूं तो देखो, प्रोसीजरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये टॉप डाउन अप्रोच अपनाती है। टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है, सबसे पहले ये पूरा का पूरा एक विजन देखती है कि हाँ मेरे को ये चाहिए। जैसे लेट से अगर आप एक सिटी डेवलप कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हो, सिटी का मैप बनाते हो कि मेरी सिटी कुछ ऐसे दिखेगी।
ठीक है, लेट्स से आपने डिसाइड किया है कि आपकी सिटी कुछ ऐसे दिखेगी। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये डिजाइन करते हो कि हाँ मेरी सिटी दिखेगी कैसे। आपने इतना डिजाइन कर लिया, अब आप डिजाइन करते हो कि ठीक है ये होगी कैसे। आपने कहा कि चलो ठीक है, इसके यहाँ पे मैं ना रूम्स बनाऊंगा, यहाँ पे मैं कमरे निकालूंगा, फिर इसके बीच में स्विमिंग पूल होगा। ठीक है, यहाँ से कमरे 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 आएंगे ताकि दिखने में, और यहाँ मैं ग्रासेस लगाऊंगा। ठीक है, तो अभी आपने क्या किया, सबसे पहले आपने ऊपर बोला कि ऐसा लगेगा, फिर आपने माइन्यूट माइन्यूट डिटेल लिखी, फिर आप और डिटेलिंग में चले जाते हो कि अच्छा जो रूम है ना वो 3 BH के होंगे। ठीक है, 3 BH के रूम होगा, जो पूल होगा वो उसकी शेप ऐसी सी होगी। जो यहाँ पे मैं गार्डन लगा रहा हूँ, इसमें 50 फ्लावर प्लांट लगाऊंगा, 30 ग्रास प्लांट लगाऊंगा और 10 फ्रूट प्लांट लगाऊंगा। ऐसे आपने डिजाइन कर दिया। तो सबसे पहले आपने ब्लू प्रिंट तैयार किया, देन आप माइन्यूट डिटेल की तरफ को नीचे को जा रहे हो, तो दैट इज द टॉप डाउन अप्रोच। इसके ऑपोजिट है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है, पहले आप माइन्यूट डिटेल डिसाइड करते हो कि जैसे आपने डिसाइड किया कि ठीक है मैं ना यहाँ पे 3 BH के रूम बनाऊंगा, यहाँ पे 2 BH के बनाऊंगा एंड यहाँ पे 1 BH के बनाऊंगा बैचलर्स के लिए। देन मैं यहाँ पे जगह बच रही है तो स्विमिंग पूल बना दूंगा, यहाँ पार्किंग बना दूंगा जगह बच रही है तो, एंड इसके आसपास गार्डन बना दूंगा। ठीक है, और आप कैसे डिसाइड करते हो कि यार यहाँ पे ना मुझे 10 फ्रूट के पेड़ की जरूरत है, यहाँ मुझे 10 प्लांट की नॉर्मल श्रब्स की जरूरत है, और यहाँ पे मुझे 10 फ्लावर्स के पेड़ की जरूरत है, और बीच की जगह पे को प्ले ग्राउंड बना देंगे। मतलब आप क्या कर रहे हो, इसमें पहले आप माइन्यूट डिटेल डिसाइड कर रहे हो, उसके बाद आप जा रहे हो कि ओवरऑल पिक्चर कैसे लगेगी। ठीक है, तो आप धीरे 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 ऊपर को जा रहे हो, तो इसको कहेंगे बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, अब अगर प्रोग्राम की बेसिक यूनिट की बात करूं तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हमारी यूनिट होती है वो होती है फंक्शन, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में होती है ऑब्जेक्ट्स। ओके, डाटा हाइडिंग, दैट मीन्स आप एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर लगाना चाहते हो, तो डेटा हाइडिंग बहुत कम होती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बहुत बढ़िया होती है, इसमें आप फर्दर डिवाइड भी कर सकते हो कि प्राइवेट रहेगा मेरा डेटा, पब्लिक रहेगा कि प्रोटेक्टेड रहेगा, इस टाइप से। ठीक है, देन कोड अगर रीयूज नहीं हो पाता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में अगर आप इनहेरिटेंस करते हो तो जो आपका कोड है वो रीयूज होता है। देन एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे आप दे सकते हो, टॉप डाउन में हमारे पास क्या आता है, सी, फोर्टन, पास्कल, कोबल, बेसिक, एल्गो। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, सी डैश, ऐसे करके आते हैं। अब आपको एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ने हैं, सबसे पहले तो आपने अप्रोच याद रखनी है, बेसिक यूनिट याद रखनी है, एंड एग्जाम्पल। अगर आप इसके अलावा भी याद रखते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन इतना तो मिनिमम आपने इस पर्टिकुलर स्लाइड में से याद रखना ही है। ओके, मूविंग ऑन। Which of the following language translator converts program line by line and give a better error diagnostic? Okay, assembler, compiler, linker, interpreter. तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो ये लिंकर है ये तो हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है ही नहीं, तो इसको आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर दोगे। अब बचते हैं असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अब इसमें क्योंकि बोला जा रहा है लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को, ठीक है, एंड बेटर डायग्नोस्टिक एरर मिलेंगे, तो असेंबली में तो बात ही नहीं होती इस चीज़ की। ठीक है, वो तो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करती है। जो आपके मेन हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं वो बसते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इसमें भी मैंने आपको बोला था कि आप याद रखो, कंपाइल मतलब कंपाइलेशन कर रहे हैं, सब इकट्ठा कर रहे हैं। तो कंपाइलर में क्या होता है, सब इकट्ठा किया जाता है, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाई जाती है एंड देन उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो होगा वो कंपाइलर तो आंसर नहीं हो सकता है, तो बचा हुआ ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन डी, दैट इज इंटरप्रेटर, विच इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो थोड़ा सा आप बैकवर्ड कीजिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि ये क्या पूछ रहा है एंड लैंग्वेज कैसे, इसमें आंसर इंटरप्रेटर है, कंपाइलर इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है। ओके, मूविंग ऑन। अब बात कर लेते हैं कुछ सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग टर्म की। आपने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, ठीक है, आपने खुद डिजाइन कर दिया है, अब आप उसकी लाइसेंसिंग कैसे करेंगे, मतलब किसको आप राइट देंगे कि वो जाके इसमें जो है चीज़ें बेचे, या फिर सॉफ्टवेयर अगर किसी ने खरीदा है तो क्या वो किसी और को बेच सकता है या नहीं बेच सकता है, क्या खरीदना पड़ेगा कि फ्री है, इस टाइप की चीज़ें। तो सबसे पहले हमारे पास है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके कोड अवेलेबल होते हैं। कोड मतलब इसमें अगर आप कोई मॉडिफिकेशन फ्यूचर में करना चाहो तो आप कर सकते हो, वो क्या कहते हैं, इलीगल नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो सोर्स है वो ओपन रखा गया है। एग्जाम्पल आपके पास लिनक्स, लिब्रे ऑफिस एंड मोजिला फायरफॉक्स है। इनको आप डाउनलोड करके यूज़ भी कर सकते हो, और अगर आप अपना सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो जिसमें आप इससे ज़्यादा फीचर्स दोगे, बेसिक स्ट्रक्चर रखे, तो इनका कोड भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव इज क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, ये ऐसे
सॉफ्टवेयर हैं जिनका कोड जो है, जो सोर्स कोड है, वो अवेलेबल हमें नहीं होता है। इसमें बेसिकली हमें लाइसेंस खरीदना पड़ता है एंड उसमें भी क्लियरली लिखा रहता है कि हम उसका इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। तो इसमें बेसिकली हम बिना परमिशन के, प्रायर परमिशन के कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं एंड यहाँ पे ये पब्लिकली अवेलेबल कोड भी नहीं होगा। एग्जाम्पल इसका क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड MS ऑफिस। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज फ्रीवेयर। फ्रीवेयर क्या होता है? ये बेसिकली ऐसे एप्स हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं, ठीक है। हाउएवर, ऐप फ्रीली अवेलेबल है लेकिन उसके ऐप के अंदर आपको परचेसेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें एडोबी रीडर, स्काइप, VLC ये सब आते हैं। देन हमारा है शेयरवेयर। शेयरवेयर बेसिकली क्या है? इसमें क्या होता है, हमें ट्रायल वर्जन अवेलेबल होता है, फुल वर्जन हमें खरीदना पड़ता है। फ्रीवेयर में क्या है? पूरा ऐप फ्री है, आप चाहे इसको 10 दिन के लिए यूज करो, 20 दिन के लिए यूज करो, 50 दिन के लिए, जिंदगी भर के लिए, कभी के लिए यूज करो, ठीक है। इसके बेसिक फंक्शन फ्री होंगे। जैसे कि आप कोई गेम ले लो, ठीक है, आप कोई भी गेम खेलते हो, उस गेम को अगर आप खेलना चाहते हो, आपने फ्री में प्ले स्टोर से डाउनलोड किया और आप खेलते रहते हो। अब लेट्स से उस गेम में आपका कैरेक्टर है, इसको ना नई स्किन खरीदनी है, नए या नए हीरोज खरीदने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा फ्रीवेयर, कि बेसिक जो हमारा ऐप है वो फ्री है, हाउएवर सर्टेन पार्ट में परचेजेस हो सकते हैं जो कि नेसेसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड शेयरवेयर में ऐसा क्या है? कुछ भी चीज आपको खरीदनी नहीं है, सब आपको फ्री मिलेगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए, ठीक है। आपने लेट्स से आपने VPN के काफी सारे ऐड आते हैं, आपने VPN इंस्टॉल कर दिया, 1 महीने तक आपको सारे फीचर उसमें ओपनली फ्री मिलते हैं, आप यूज कीजिए, ट्राई कीजिए। उसके बाद हाउएवर अगर 1 महीना पूरा हो जाता है, आप उसको यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने पे करना होता है, अदरवाइज वो क्लोज हो जाता है, उसके बाद वो ओपन नहीं होता अगर उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई तो, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास एंटीवायरस के हैं, WinRAR के हैं, VPNs के हैं, मैंने आपको बता दिए। तो ये हो गए आपके 4 टाइप। अगर मैं इसको जस्ट दूं तो ओपन सोर्स कैसा सॉफ्टवेयर है जिसके कोड अवेलेबल है, इसको कोई भी मॉडिफाई कर सकता है। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? जिसको कोई भी मॉडिफाई नहीं कर सकता है, ठीक है। क्लोज सोर्स सोर्स सॉफ्टवेयर में बेसिकली जो कोड्स हैं वो लाइसेंस के अकॉर्डिंग मिलते हैं और वो फ्रीली अवेलेबल नहीं होते हैं। जो फ्रीवेयर है, फ्रीवेयर में बेसिकली क्या है? फ्रीवेयर आपका फ्री में मिलता रहता है, लेकिन इसमें इन ऐप परचेजेस हो सकते हैं। शेयरवेयर में ऐप स्टार्टिंग के कुछ दिनों के लिए या सर्टेन टाइम पीरियड के लिए बिल्कुल फ्री होता है, हाउएवर टाइम पीरियड खत्म होने के बाद उसकी पेमेंट करनी पड़ती है इफ यू वांट टू कंटिन्यू, ठीक है। अगर आप नहीं कंटिन्यू करेंगे तो वो सर्विस कट कर देते हैं। ऑल राइट, नाउ बची हुई कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को अब हम बड़े ध्यान से समझेंगे, जिसमें पहली टर्म है बायोस। फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक तरह की फर्मवेयर है जिसको हमने कवर किया था। फर्मवेयर है मतलब ये एक ऐसा ऐप है और या फिर ये ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसको जो रोम एंड फ्लैश के साथ काम करता है मदरबोर्ड में, ठीक है। ये बायोस क्या है? फर्स्ट सॉफ्टवेयर है, जिस फर्स्ट सॉफ्टवेयर टू रन एट द स्टार्टअप। जब आपने कंप्यूटर को स्टार्ट कर रखा है, जो पहला सॉफ्टवेयर रन करता है वो ये है। सबसे पहले आपने कंप्यूटर को ऑन किया तो आपका कंप्यूटर क्या करता है? पोस्ट करता है, अपने आप पे टेस्ट करता है कि मेरे हाथ पाँव ठीक है, मेरे पाँव ठीक है, मेरा सर ठीक है, अच्छा मेरी सारी चीज़ें काम कर रही है, सारे के सारे हार्डवेयर लगे हैं, रैम लग रखी है, प्राइमरी मेमोरी है ना। कंप्यूटर अपने आप पे ये सारे सारे टेस्ट करता है जिसको हम पोस्ट कहते हैं। और ये टेस्ट वो किसकी मदद से करता है? ये टेस्ट वो मदद करता है बायोस की मदद से, ठीक है। सबसे पहले बायोस स्टार्ट होगा, हार्डवेयर चेक करेगा, पोस्ट को परफॉर्म करेगा एंड उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के सामान को लोड कर देगा, ठीक है। दिस इज बेसिकली योर बायोस। नेक्स्ट वी हैव इज यूफी। यूफी क्या होता है? यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेरेंस। बेसिकली जो बेसिक है हमारा, सॉरी बायोस है, उसी का मॉडल वर्जन जो है वो है हमारा यूफी। ये बायोस को ही रिप्लेस कर रहा है। इसमें क्या है? बूटिंग जो है वो फास्टर है बायोस से। इसमें और क्या है? सिक्योरिटी बेटर है, ठीक है। लार्ज HDD को ये सपोर्ट करता है, तो ये हमारे सारे काम करते हैं यूफी। देन वी हैव इज पोस्ट। पोस्ट क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये मैंने आपको बता दिया। डायग्नोस टेस्ट स्टार्टिंग पे होता है, या तो यूफी करेगा या बायोस करेगा। इसमें क्या होता है? जितने भी आपके हार्डवेयर हैं वो सबके सब चेक होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में डालने से पहले, ताकि कोई वायरस ना आए, ठीक है, या कोई भी और मालवेयर ना आए। देन नेक्स्ट वी हैव इज बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस क्या होता है? कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस, ठीक है। और जो इसमें क्या होता है बूटिंग में, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस पे आ जाता है? मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में आ जाता है। अब इसमें सबसे पहले है कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग में क्या होता है? जो स्टार्ट आफ्टर स्विचिंग पावर ऑन देन ऑफ, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है? आप ऐसा लेके चलो
आपने कंप्यूटर को कंप्लीटली शट डाउन किया, कंप्लीटली शट डाउन किया, तो वो हो गया कोल्ड बीटिंग। ठीक है, कोल्ड बीटिंग क्या है, जब आप कंप्यूटर को कंप्लीटली शट डाउन करते हो। ऑन द अदर हैंड, वार्म बूटिंग की बात की जाए तो वार्म बूटिंग क्या है, जब आपका कंप्यूटर को आपको कंप्लीटली क्लोज करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी क्या होता है, काम करने लग जाता है, तो वो क्या हो जाता है, वूम सॉरी वार्म बूट। ओके, कोल्ड बूट में क्या है, कंप्लीटली आपका कंप्यूटर शट डाउन होना चाहिए। एंड वार्म बूटिंग में क्या है, वो रीस्टार्ट होना चाहिए, मतलब बंद करके एक बार ऑन भी होगा फटाक से, वो काम बन जाएगा। लास्टली वी हैव द बूट लोडर। ये क्या है, स्मॉल प्रोग्राम्स हैं जो ओएस में होते हैं और जो उसकी हेल्प करते हैं हमारे सीपीयू की या फिर हमारे प्रोसेसर की ड्यूरिंग द बूस्टिंग। बूस्टिंग के दौरान हेल्प करने वाला होता है होता है बूट लोडर। ठीक है, बूट लोडर का काम क्या है, लोड कर रहा है, तो ये क्या करेगा, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लेके आएगा, प्राइमरी मेमोरी में लेके आएगा डिस्क से। ठीक है, ये काम है बूट लोडर का। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग टाइप अलाउ यूजर टू व्यू, मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट द सोर्स कोड फ्रीली। मतलब जिसमें हम आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, आप उसको देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, देन मॉडिफाई कर सकते हो एंड फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट भी फर्दर कर सकते हो। फ्रीवेयर, शेयरवेयर, क्लोज सोर्स और ओपन सोर्स। द करेक्ट आंसर हेयर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स में आप खुद डाउनलोड करो, मॉडिफाई करो एंड देन उसको मॉडिफाइड को भी और ओरिजिनल को भी आप बांट सकते हो, शेयर कर सकते हो। ओके, so these are the different type of licensing softwares. All right, now let's talk about the operating system. Now operating system is a type of software without which you cannot operate a computer. Now it will act as an intermediary between computer hardware and application program. Okay, that means you are the user, आप user हो, ये आपका कंप्यूटर है। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो इंटरफेस, बेसिकली आप अपने मॉनिटर से इंटरैक्ट करना चाहते हैं, कीबोर्ड से इंटरैक्ट करना चाहते हैं, माउस से इंटरैक्ट करना चाहते हैं, तो इन सब से इंटरैक्ट करने के लिए आपकी हेल्प कौन करेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, जितनी भी चीज़ें आपके कंप्यूटर में हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन आ रही है, कौन सी इंफॉर्मेशन जा रही है, उसको कंट्रोल करना, आपके हार्डवेयर कब कौन सी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, इन सबको कंट्रोल करना आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम करता है। ओके, सो दिस इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ कुछ फंक्शनैलिटीज ऐसी हैं जो मस्ट हैं। ठीक है, तो उन फंक्शनैलिटीज के बारे में हम समझ लेते हैं। अगर आपको फंक्शनैलिटीज समझ में आ गई तो आपको बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है ये फैक्ट भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट में बेसिकली हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा वो मैनेज करता है रैम एंड रोम को एंड सेकेंडरी मेमोरी को। ठीक है, जो प्राइमरी मेमोरी है रैम रोम और सेकेंडरी मेमोरी जो है, इसको मैनेज करने का काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, हमारा सीपीयू कभी भी डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है विद द सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, और द डिस्क, और इसके लिए इसको क्या करना पड़ता है, पहले प्राइमरी मेमोरी में आना पड़ता है, दिस इज द प्राइमरी मेमोरी, एंड इसके साथ सीपीयू इंटरैक्ट करता है, नहीं इंटरैक्ट करता है डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी के साथ। ठीक है, तो मेमोरी से रिलेटेड काम की कब कौन सी चीज़ प्राइमरी मेमोरी में आ रही है, अब प्राइमरी मेमोरी एंड सीपीयू के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, सेव करके चीज़ों को सेकेंडरी मेमोरी में रखना है, इन सब का मैनेजमेंट करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा जो हमारा सीपीयू है, रजिस्टर के पास लिमिटेड मेमोरी है, तो किस टाइम पे कौन सी प्रोसेस हो, कितनी स्पेस कौन सी प्रोसेस को मिले, ये सब चीजें भी डिसाइड करता है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शनैलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, प्रोग्राम कब खत्म हो रहा है, प्रोग्राम के कब कौन, जैसे लेट से आपने 4 प्रोग्राम दे रखे हैं, किस टाइम पे किस प्रोग्राम के लिए कितनी स्पेस फ्री रखनी है, टर्मिनेट करने के बाद कैसे प्रोग्राम को दोबारा से एलोकेट करना है मेमोरी को, तो ये सब डिसाइड करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑल राइट, देन है प्रोसेसर मैनेजमेंट। मैंने आपको बता दिया जो आपका प्रोसेसर होता है सीपीयू। आप कंप्यूटर में क्या करते हो, बहुत सारी कमांड एक साथ दे सकते हो, आप वीडियो भी चला सकते हो, प्रिंटिंग की कमांड दे दो, लिखना शुरू कर दो, पीपीटी खोल लो, और इंटरनेट भी साथ में खोल लो, आपने बहुत सारे काम सीपीयू को करने को दे दिए। अब सीपीयू डिसाइड करता है, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ तो नहीं जाएगी, ऐसा तो नहीं है कि जब आपने 4 काम दिए थे तो 4 बिट थी और आपने 10 काम दे दिए तो 100 बिट हो गई, ऐसा नहीं होता है। कैपेसिटी सीपीयू की फिक्स है, तो उसी कैपेसिटी के अंदर अंदर किस टाइम पे सीपीयू किस चीज को प्रोसेस करे, किस प्रोसेस को फ्री करे, किस पे कितना टाइम दे प्रोसेसिंग के लिए, इन सब को भी मैनेज करता है हमारा प्रोसेसर मैनेजमेंट फंक्शनैलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम।
ओके। बेसिकली जब कंप्यूटर बहुत सारे काम को कर रहा है, बहुत सारी प्रोसेसेस को कर रहा है, तो किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है, किसको कितना टाइम देना है, ये सभी काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। देन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है डिवाइसेस एंड हार्डवेयर मैनेजमेंट। आपकी जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, जिसमें से देखो माउस कीबोर्ड आपका बहुत ही बेसिक है, ठीक है। तो जितनी भी आपकी डिवाइसेस हैं उन सबको मैनेज, क्योंकि मैनेज करने से क्या करना है, देखो किसी टाइम पे आपने यहाँ पे टाइप भी कर रहे हो, आप यहाँ से क्लिक भी कर रहे हो, तो आप दो इनपुट कंप्यूटर को साथ में दे रहे हो, उसके साथ साथ आपने कैमरा भी ऑन किया हुआ है तो तीसरा इनपुट भी मिल रहा है, उसके साथ साथ आप बोल भी रहे हो तो चौथा इनपुट भी मिल रहा है। अब मैं क्या कर रही हूँ, विद 4 डिवाइसेस से मैं इनपुट एक साथ कंप्यूटर को दे रही हूँ, ठीक है। अब कंप्यूटर किस इनपुट को कितने फंक्शनैलिटी दे, अब इनपुट के अकॉर्डिंग उसको कैसे प्रोसेस करे, क्योंकि जब मैं माइक में बोल रही हूँ तो ऑडियो फंस जा रही है, जब मैं कुछ लिख रही हूँ तो रिस्पॉन्स जा रहा है, जब मैं कुछ क्लिक कर रही हूँ तो सिलेक्शन हो रहा है, क्लिक हो रहा है, जब कैमरा ऑन है तो वीडियो या फिर फोटोज जा रही हैं। कंप्यूटर को जो इनपुट मिल रहे हैं उनका नेचर भी बहुत डिफरेंट है। तो अब जो ऑडियो फाइल है वो जब आपको आउटपुट में मिलेगी तो वो भी ऑडियो में मिलेगी, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से बोल रही हूँ और आपके सामने पिक्चर बन के आ रही है, ठीक है। जो ऑडियो फाइल है वो ऑडियो फाइल में ही कन्वर्ट हो रही है, डिकोड भी हो रही है, ठीक है। ऐसे ही जब आप वीडियो चल रही है, कैमरा वीडियो को कैप्चर कर रहा है, तो इसके बदले में आपको साउंड नहीं मिल रही है, आपको सिर्फ वीडियो ही वीडियो मिल रही है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग तरह के इनपुट्स को मैनेज करने का काम ये भी कौन करता है, हमारा डिवाइस या फिर हार्डवेयर मैनेजर, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट का काम करते हैं। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में जो तालमेल बिठाना होता है कि किस पे क्लिक करने पे क्या चीज़ सिलेक्ट हो, क्या चीज़ ना हो, इस काम को भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसके अलावा एक टाइम पे अगर बहुत सारी डिवाइसेस हैं तो अलग अलग ड्राइवर्स मेंटेन होने, ये काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। इसके बाद स्टोरेज मैनेजमेंट। अब कंप्यूटर में आपने कोई चीज़ स्टोर करनी है, डेटा को डेटा को सेव करना है, डेटा को रिट्रीव करना है। जो डेटा आप रख रहे हो, जो फाइल आपकी हो गई है, उसको कौन सी लोकेशन पे रखना है, आपके डिस्क सी डिस्क डी ऐसे करके आपकी डिस्क अगर वो है डिवाइडेड है तो कौन सी जगह पे स्टोर करना है, उसके बाद उसकी डायरेक्टरी बनानी। ऐसा नहीं होना कि आपने कंप्यूटर में फाइल सेव कर दी उसके बाद वो फोल्डर ही जिंदगी भर मिलना बंद हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने कोई चीज़ सेव की है तो उसका एक पाथवे होना चाहिए कि ठीक है आपने सबसे पहले यूजर में जा रखे हो, फिर आप डिस्क डी में गए हो, फिर आपने एक अपने नाम का फोल्डर बनाया, फिर आपने उसमें कंप्यूटर नॉलेज सेव किया है और उसके ऊपर अंदर आपकी फाइल है। तो इस पाथवे को याद रखना, इस डायरेक्टरी को याद रखना, कितनी स्पेस जा रही है, कहाँ पे कितनी स्पेस को देना है, और इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन करनी है, जितना भी डेटा आपने सेव किया है इस सब को भी मैनेज करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो अभी हमने और 2 फंक्शन पढ़ने हैं, लेकिन इन 4 फंक्शन की वजह से भी आप समझ सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हमारे कंप्यूटर के लिए। ओके। देन वी हैव द यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस मीन्स हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या करता है, क्या कहते हैं, उसको या तो हम टच से रिस्पॉन्स कर सकते हैं, या फिर हम कंप्लीटली बोल सकते हैं, वॉइस कमांड दे सकते हैं, या फिर हम यूजुअली ग्राफिक जैसे आपने देखा होगा कि चीज़ें क्लिक करने को मिलती है उसको क्लिक। अल्टीमेटली हमारा मोड क्या है, आपने देखा होगा काफ़ी लोगों के पास टच स्क्रीन कंप्यूटर होते हैं, या फिर आप मोबाइल ले लीजिए, उस केस में क्या होता है, टच रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हमारा कंप्यूटर हमारे इनपुट को एक्सेप्ट करता है। वहीं पे अगर वॉइस कमांड है, जैसे अगर हमारे फ़ोन में भी वॉइस कमांड ऑन है तो नेचुरल लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी वॉइस से भी वो कमांड को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये भी क्या है, एक तरह का इनपुट आप दे रहे हो ताकि कंप्यूटर में आप चीज़ों को सिलेक्ट कर सको। नॉर्मल जो हमारे कंप्यूटर होते हैं वो होते हैं ग्राफिक। आपने देखा होगा हर चीज़ के लिए एक सिंबल बना होता है, जैसे अगर आपने विंडोज़ खोलना है तो उसके लिए ऐसा सिंबल बना होगा, और आप कहाँ पे क्लिक करने वाले हैं उसके लिए आपको डायरेक्शन देने के लिए क्लिक बना होगा, ठीक है। हर चीज़ का आइकन है एक, अगर आपका रिसाइकल बिन है तो उसका एक आइकन है, अगर आपका पीपीटी है तो ऐसे करके आपका एक, सॉरी, आपका एक ऐसे करके आइकन बना हुआ है, ठीक है। इसमें ये लेट से हाफ फाइल है, पीपीटी लिखा हुआ है, ठीक है। तो हर चीज़ का आइकन है। अब जब आप आइकन को क्लिक करते हैं तो वो फाइल ओपन होती है, वो फाइल क्लोज होती है, वो फाइल डिलीट होती है, कोई भी चीज़ है तो आपको डायरेक्ट करने के लिए आइकन बने हुए हैं, तो ये जीयूआई होता है, ठीक है, ग्राफिकल यूजर। इसके अलावा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको टाइप करनी पड़ती हैं चीज़ें, तो वो कमांड टाइप हो गया, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के यूजर इंटरफेस हैं एंड ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही डिपेंड करते हैं। लास्टली सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। अल्टीमेटली जो आपका कंप्यूटर में डेटा है
मैंने अगेन कह दिया ना कि डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन होगी, तो उसके लिए कैसे उसे मालवेयर से बचाना है, कैसे उसे वायरस के अटैक से बचाना है, कैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी आके आपके कंप्यूटर को हैक कर सकता है, डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकता है, तो उसके एक्सेस को डिनाई करना, सिक्योरिटी मॉड्यूल को अपडेट करना, और कंप्यूटर में जो बाकी चीज़ें हैं कि उसकी रनिंग कैसी हो रही है, कंप्यूटर स्लो क्यों हो रहा है, इन चीज़ों को नोट करके अकॉर्डिंगली एक्शन लेना, ये सब के लिए भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। एग्जाम के लिए अगर आप इनकी समझने के, अगर आपको समझ में आ गया है और आप एग्जाम के लिए सिर्फ इनकी हेडिंग भी याद करते हैं, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी और इससे आपको चीजें समझ में भी आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी है। अब फंक्शनैलिटी से ज्यादा भी हो सकती है, हो सकता है आपका कंप्यूटर सिंगल यूजर हो सकता है मल्टी यूजर हो, ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या ऑफर कर रहा है। तो अलग अलग तरह की फंक्शनैलिटी बढ़ भी सकती है, लेकिन ये कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से एक्सपेक्ट की ही जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है एक क्वेश्चन, विच ऑपरेटिंग सिस्टम मैकेनिज्म प्रिवेंट अ सिचुएशन वेयर टू प्रोसेसेस आर इनडेफिनेटली वेटिंग फॉर रिसोर्सेज हेल्ड बाय ईच अदर। यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो कौन सा मैकेनिज्म है या वो कौन सा तरीका है जिसके थ्रू ऐसा ना हो कि दो प्रोसेस हैं और वो एक दूसरे को वेटिंग में ही टांग के चली हुई हैं। कंप्यूटर को पता चल रहा है कि अच्छा ये नहीं हो सकता है, एंड करना है इसको, तो एंड करो। ठीक है, अब आप कहोगे मैम ये तो पढ़ा है नहीं, ये कैसे करें? देखो, ऑल तो ये थोड़ा सा आपको नाम से समझ में आ जाएगा, बट आप इसमें एलिमिनेशन का मेथड इसमें बेसिकली लगाओ। एलिमिनेशन में जैसे ये टाइम शेयरिंग तो नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि टाइम शेयरिंग में बेसिकली हम टाइम शेयर करते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट आपको मैंने बता दिया है कि आप कंप्यूटर में जो जितनी भी मेमोरी, जितनी भी रैम है, उसको कैसे आप मैनेज करोगे, ये होता है। अब इंटरप्टेड हैंडलिंग एंड डेडलॉक प्रिवेंशन, जब हम बोल रहे हैं कि इनडेफिनेटली अब चीजें बढ़ ही नहीं सकती हैं आगे, तो इसके लिए हमारा कंप्यूटर क्या यूज करेगा? दैट विल बी ऑप्शन बी, दैट इज डेडलॉक प्रिवेंशन। इन इंटरप्ट तो हो गया ना कि एक काम चल रहा है और बीच में दूसरी फाइल उसको इंटरप्ट कर रही है, इंटरप्ट हैंडलिंग। ठीक है, डेडलॉक में क्या हो रहा है, हम डेडलॉक में है कि ना ये प्रोसेस छोड़ रही है सीपीयू को, ना ये प्रोसेस, इसकी वजह से सीपीयू ने काम करना ही बंद कर दिया, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे को कंप्लीट नहीं होने दे रही, और ओवरऑल सीपीयू में कोई और काम तब तक होगा ही नहीं जब तक ये दो प्रोसेस क्लोज नहीं होती हैं। तो इसके लिए आपको क्या मिल जाता है? डेडलॉक प्रिवेंशन मिल जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये क्या है? ये एडिशनल फंक्शनैलिटी जैसे मैंने आपको समझाई थी, ये उनमें से एक का एग्जाम्पल है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको सभी चीजें समझ में आ गई हो, बेसिक बेसिक चीजें जो हमने डिस्कस की है। अब हम डिस्कस करते हैं अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें फर्स्ट है हमारे पास बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वाला थोड़ा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली हम क्या करते हैं, आप यूजर हो, ठीक है, आपके पास बहुत सारा डेटा है, तो आप क्या करते हो, इस डेटा को जो आपके पास है, बहुत सारा डेटा, इसको आप डायरेक्टली बैच बनाने के लिए दे देते हो। आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं करते हो, आप डायरेक्टली बैच बनाने के लिए दे देते हो। अब सबसे पहले क्या होता है, बैचेस बनाए जाते हैं, जितना भी आपने डेटा इकट्ठा किया है उससे बैचेस बनाए जाते हैं। लेट्स से इस डेटा के 3 बैचेस बने, और डायरेक्टली कंप्यूटर इन बैचेस को पिक करके अपने काम को या आपके पूरे के पूरे एक बैच को प्रोसेस करना शुरू कर देता है। ठीक है, जो बैच सबसे पहले आया वो बैच सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला प्रिंसिपल पे ये काम करता है। इसमें आपका और आपके कंप्यूटर का कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि आपने डेटा जमा करा दिया बैच बनाने के लिए, वो बैच बनाने का काम हुआ, अल्टीमेटली वो बैच क्या हो गए, प्रोसेस हो गए। तो आपका रिस्पॉन्स दोबारा, आपकी जरूरत दोबारा नहीं पड़ी, आपका इंटरवेंशन दोबारा जरूरी नहीं है। दिस इज द बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट वी हैव इज मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग मींस ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक टाइम पे एक से ज्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, मल्टीपल प्रोग्राम रिजाइड इन द प्राइमरी मेमोरी साइमल्टेनियसली। एक टाइम पे मल्टीपल प्रोग्राम प्राइमरी मेमोरी में एक साथ मतलब आपने कमांड दे दी है, तो प्राइमरी मेमोरी में एक साथ सारे के सारे काम है। ठीक है, इसमें क्या आता है, मल्टीटास्किंग आता है, मल्टी प्रोसेसिंग आता है, मल्टी यूजर आता है। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, बहुत सारे काम अपने अपने कंप्यूटर को करने के लिए दे दिए, तो प्राइमरी मेमोरी में उनको रखा जाता है एक साथ, तो दैट इज द मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, यहाँ पे एक से ज्यादा प्रोसेस को एक टाइम पे किया जा सकता है। ठीक है, जो मल्टी प्रोग्रामिंग होते हैं वो मल्टी टास्किंग ऑटोमेटिकली होते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग ऑटोमेटिकली होते हैं, और मल्टी यूजर ऑटोमेटिकली होते हैं। हाउएवर, मल्टीटास्किंग की बात करूं, जब एक से ज्यादा टास्क किया जाता है,
आपने अपने कंप्यूटर को एक ही टाइम पे म्यूजिक प्ले करने को भी बोल दिया, पीपीटी बनाने को भी बोल दिया और इंटरनेट से भी कनेक्ट कर दिया। तो तीन टास्क आपका कंप्यूटर एक साथ कर रहा है, दैट इज द मल्टीटास्किंग कंप्यूटर। इसके लिए आपका क्या होना चाहिए, आपके मल्टीपल कोर भी होने चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसेट मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो होता है मल्टीटास्किंग, मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग में ही मल्टीटास्किंग आती है। और ज्यादातर जो हमारे आजकल के डेस्कटॉप है उनमें मल्टीटास्किंग मिलती है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग मींस कंप्यूटर एक से ज्यादा प्रोसेस की हेल्प लेके काम को करता है। दैट मीन्स एक आपका सीपीयू है, एक आपके दोस्त का सीपीयू है, एंड एक मैनेजर का सीपीयू है और एक फाउंडर का सीपीयू है। एक ही काम इन 4 सीपीयू की हेल्प से जब किया जाएगा वो हो जाएगा मल्टी प्रोसेसिंग, क्योंकि हम एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा सीपीयू को यूज़ कर रहे हैं। सो दैट विल बी द मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, यहाँ क्या होगा, एक ही टास्क को डिवाइड कर देंगे या फिर जितने भी आपने कमांड दिए हैं उसको अलग अलग प्रोसेसर को पकड़ाएंगे और सारे प्रोसेसर अलग अलग काम करेंगे। इसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स होना जरूरी है। नेक्स्ट वी हैव इज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर मीन्स एक ही यूजर होगा। ठीक है, एक टाइम पे एक ही यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनते हैं उनको बोलते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जांपल आपके पास एमएस डॉस और विंडोज का है। लास्टली वी हैव द मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर मींस देयर आर मोर देन वन यूजर, ठीक है, जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं सेम टाइम पे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जितना भी टाइम है या जितना भी आपकी प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी है उसको हम टाइमली डिवाइड करते हैं कि जैसे 10 से 12 तक ये आदमी काम करेगा, 12 से 2 तक ये आदमी काम करेगा, ऐसे हम टाइम्स देते हैं। ठीक है, इन द सिंगल यूजर। मल्टी यूजर में उसकी जरूरत है ही नहीं क्योंकि एक टाइम पे बहुत सारे लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। राइट नाउ, अलग अलग तरह के यूजर इंटरफेस, जीयूआई मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, वॉइस कमांड मैंने थोड़ा सा बता दिया, अब थोड़ा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसमें देखो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है। ज्यादा इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि आप सुनो तो आपको समझ में आ जाए कि क्या बारे में बात हो रही है, और ये बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, तो आपको इसको करने में सही भी लगेगा। मतलब अगर आप अभी तक थक गए हैं तो ये आपको थोड़ा सा ब्रेन रिलीफ भी देगा। नाउ, जब हम बात करते हैं यूजर इंटरफेस की, ये मतलब आप ऐसा सोचो हम बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप के दरवाजे की, कि दरवाजा कैसा हो, कांच का बना हो, लकड़ी का दरवाजा हो, पीवीसी का दरवाजा हो, या पर्दा हो, सिर्फ कोई दरवाजा ही ना हो, तो इस तरह का कि इंटरफेस की बात करने के लिए बीच में इंटरफेस कैसा सा है। ठीक है, तो सबसे पहले है जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहाँ हमें क्या मिलते हैं, आइकन मिलते हैं। आपको हर चीज सिलेक्ट करने के लिए ऐसे छोटा सा किसी भी ऐप का आइकन आइकन बना होगा। ठीक है, उसकी हेल्प से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है, सॉरी, ये आपका होता है जीयूआई, जहाँ पे आपको हर चीज के लिए क्या मिलता है, एक आपको बेसिकली एक वो मिलता है, आइकन मिलता है, मेन्यू मिलता है या विजुअल ऑप्शन मिलता है जिसमें आप क्लिक सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज द जीयूआई। जो पहला जीयूआई डिजाइन किया था वो जेरोक्स कॉर्पोरेशन ने 1970 में किया था, जेरोक्स ने। ठीक है, इसमें इनपुट किससे मिलता है, हमें माउस से या फिर कीबोर्ड से मिलता है। एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जो आप मैक्सिमम आप लोग यूज कर रहे होंगे। ठीक है, और MP3 प्लेयर्स में, गेमिंग में, स्मार्टफोन्स में, इवन स्मार्ट वॉचेस में भी हमें GUI का ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास है CUI या फिर CLI, कमांड लाइन इंटरफेस या कमांड यूजर इंटरफेस। ठीक है, इस कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, सॉरी। तो यहाँ कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में क्या होता है, बेसिकली जो अगर आपने कुछ सिलेक्ट करना है तो आपने टाइप करना है। जैसे आपने अगर करना है कि आप रिसाइकल बिन को ओपन करना चाहते हो तो आप ऐसे टाइप करोगे, ओपन, OPEN, रिसाइकल बिन। कोई आपको आइकन दिखा नहीं मिलेगा, कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, आपको सारी की सारी चीजें टाइप करनी पड़ेगी। तो ये होता है CUI या CLI। ठीक है, ईजियर टू ऑटोमेट वाया स्क्रिप्टिंग, मतलब आप स्क्रिप्ट बना के अगर कोई काम पहले से स्क्रिप्ट बना के इसमें लोड कर दोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि ऑटोमेशन लग सकती है इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल है MS DOS, इसमें कोई भी ग्राफिक्स हमें मिलते नहीं, सिर्फ टेक्स्ट मिलते हैं। एंड CLI क्या होते हैं, स्क्रिप्ट में जल्दी होते हैं। ठीक है, CLI वाले काम जो कमांड, क्योंकि ये सिर्फ टाइप करके, इसमें तो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, इसमें सिर्फ टाइप करके काम होता है, तो फटाफट से काम हो सकता है। ठीक है, देन वी हैव टच यूजर इंटरफेस। टच बेस्ड इंटरफेस में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे हमें एक टच स्क्रीन मिलती है जिसमें हमें टैप करके कमांड को फुलफिल करना होता है। ठीक है, इसमें किसी चीज को ओपन करना हो, क्लोज करना हो, स्क्रॉल करना हो, डायल करना हो, ये सभी चीजें हम टच बेस्ड इंटरफेस में कर सकते हैं।
हमें यहाँ पे क्या मिलता है, एंड्रॉयड में मिलता है, iOS मिलता है टच बेस यूजर इंटरफेस। ये दो बहुत बेसिक एग्जांपल है, आपका फोन भी इसी में आता है, ठीक है। इस अभी इसके बाद विंडो 8.1 और 10 है, ये भी सपोर्ट करते हैं टच स्क्रीन को, गिवन कि आपका लैपटॉप भी टच स्क्रीन वाला हो, ठीक है। और पीसी में, स्मार्टफोन्स में हम लोग यही आजकल कोशिश कर रहे हैं कि यही वाला इंटरफेस को यूज करें। नेक्स्ट वी हैव इज वॉइस बेस्ड इंटरफेस। वॉइस बेस्ड इंटरफेस क्या है, यहाँ पे बेसिकली आप कमांड कर सकते हो यूजिंग योर वॉइस, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपको ना कीबोर्ड की जरूरत है ना माउस की जरूरत है, आप सिर्फ बोलोगे, आपकी आवाज माइक से जाएगी, कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करके उसको परफॉर्म करेगा, ठीक है। जैसे iOS में सीरीज है, एप्पल के फोन में सीरीज होती है, एंड्रॉयड के फोन में हमें गूगल नाउ मिल जाता है, ठीक है। एलेक्सा इसी का एग्जाम्पल है। और विंडो 10 में क्या है, क्रुटेना है। तो ये सब क्या है, हमारे वॉइस बेस्ड इंटरफेस है। देन लास्टली वी हैव द जेस्चर बेस्ड इंटरफेस। जेस्चर बेस्ड इंटरफेस में क्या है, बेसिकली इसमें आप बेसिकली टच भी नहीं कर रहे हो स्क्रीन को, इसमें आप जेस्चर कर रहे हो। आपने कैमरा में काफी बार देखा होगा कि ये करो, स्माइल करो, तो फोटो अपने आप खींच जाती है। तो दैट इज द जेस्चर बेस्ड इंटरफेस। इसमें क्या है, आप सर्टेन जेस्चर करोगे तो उसको रीड करके आपका कंप्यूटर अकॉर्डिंगली काम करेगा। कुछ एंड्रॉयड iOS फोन में हमें ये फैसिलिटी मिलती है, एंड अभी ये अपकमिंग टेक्नोलॉजी है, ये अभी टेक्नोलॉजी आ ही रही है। ओके, इसमें अच्छी बात ये है कि डायरेक्टली इंटरेक्शन कुछ भी नहीं हो रहा है। एंड विद दिस वी हैव कवर्ड ऑल द टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस। ओके, नेक्स्ट। तो जो पहला हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें बेसिकली हम एग्जाम के इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम और उससे रिलेटेड की फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है यूनिक्स। यूनिक्स की जब हम बात करेंगे तो इट वाज फर्स्ट डेवलप इन 1969। पहला वर्जन इसका 1969 में आया था, डेवलप बाय थॉमसन एंड रेची, ठीक है। ये किस लिए है, ये प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम है फॉर द सर्वर। सर्वर आपको याद होगा, ऐसे कंप्यूटर होते हैं, जैसे आप ऐसा लेके चलो प्ले स्टोर, ठीक है, जहाँ पे सारे के सारे ऐप्स रहेंगे। हम क्या है, क्लाइंट है, वो क्या है, सर्वर है। तो ये सर्वर जो वाले जो होते हैं वो यूज करते हैं यूनिक्स को। देन नेक्स्ट वी हैव इज मैक ओएस, एप्पल का बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। 1984 में स्टीव जॉब्स ने डेवलप किया था इसको। पहले इसका नाम था सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, बाद में इसका नाम मैक ओएस रखा गया। ये किस पे बेस्ड है, ये यूनिक्स पे ही बेस्ड है। मतलब यूनिक्स के कोड को फर्दर मॉडिफाई एंड डेवलप किया गया है, लेकिन डेवलप किस पे, बेस्ड किस पे है, यूनिक्स पे, ठीक है। इसमें अलग अलग एग्जाम्पल, अलग अलग वर्जन है, वो आप देख सकते हो। एग्जाम के लिए अगर टाइम हो, अगर न्यूज में है तो करंट कौन सा वर्जन है आपने ये याद करके जाना है। देन वी हैव इज लिनक्स। लिनक्स क्या है, फर्स्ट कर्नल इसका कब, मतलब जो बेसिक इसकी लेयर डेवलप हुई थी, क्योंकि अगेन क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग लेयर्स होती है, तो कर्नल क्या होता है, इसका कोर पार्ट होता है। तो इसका जो फर्स्ट कोड डेवलप किया गया था, वो डेवलप किया गया था 1991 में थ्रू द लिनस लेनिस टोरवाल्ड के द्वारा, ठीक है। ये क्या है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स आपको याद होगा, जिनको आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये क्या है, आपका फ्री है, ठीक है, ओपन सोर्स है। सिमिलर है यूनिक्स के ऑपरेशन में, एंड इसका क्या है, ये बेसिकली कर्नल क्या होता है, कोर ऑफ ओएस होता है, ये मैंने आपको बता दिया। देन वी हैव इज बॉस लिनक्स। बॉस लिनक्स क्या है, ये बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। इसको सीडैक ने डेवलप कर रखा था 2007 में, ठीक है। डिराइव किससे किया गया था, डेबियन से। एंड ये क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दैट मीन्स इसमें भी आपको आइकन मिलते हैं, इस टाइप का ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज सोलारिस। ये भी यूनिक्स के बेस था, सन माइक्रो सिस्टम ने इसको डेवलप किया था। 1992 में इसका फर्स्ट वर्जन आपका पब्लिश हुआ था, ठीक है। देन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैस डॉस। एमएस डॉस ये डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने 1980 में, ठीक है। आईबीएम पीसी ने 1981 में इसको रन किया था। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बारे में थोड़ा सा आप हम डिटेल में अगली स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। देन वी हैव इज फोन वाले। फोन के ये चार जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपके फोन के हैं। फर्स्ट इसमें एंड्रॉइड है। एंड्रॉइड बेसिकली क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल ने डेवलप कर रखा था, लिनक्स के कर्नल पे बेस्ड है। एंड अगेन टच स्क्रीन डिवाइसेस पे ये काम करेगा। जो 21st वर्जन है वो है एंड्रॉइड 14, जो कि 2023 में रिलीज हुआ था। इसके बाद के जितने वर्जन आ रखे हैं उसको आपने याद करना है। इसको अगर आप भूल भी जाओगे उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड क्योंकि आप देख सकते हो लिनक्स के कर्नल पे कोर पे बेस्ड है, इसलिए ये क्या है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी फ्री है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज iOS। iOS एप्पल के बेसिकली फोन्स में आपने देखा होगा, ये आईफोन, आईपैड, और आई टच पैड में
लेटेस्ट वर्जन इसका लिखा हुआ है, इसको आपने अगर चेंज होता है तो वो याद करना है। देन दो डिसकंटिन्यूड हैं, उनमें से एक है सिम्बियन और दूसरा है ब्लैकबेरी। सिम्बियन को सिम्बियन लिमिटेड ने डेवलप कर रखा था, ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम था। जो पुराने नोकिया, मोटरोला और सैमसंग के फ़ोन थे वो इसको यूज़ करते थे, ठीक है। ब्लैकबेरी की बात करें तो ये सबसे सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। ब्लैकबेरी कंपनी ही इसे डेवलप करती थी, ये वेब 1.2 को डेवलप करता था, सपोर्ट करता था। हाउएवर अब ये डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो ये सभी आपके माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग नॉट माइक्रोसॉफ्ट, ये सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। एग्जाम के लिए अगर आप इनके सिर्फ की फैक्ट्स याद कर लेते हैं, दैट विल बी मोर देन एनफ। कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाउएवर माइक्रोसॉफ्ट जो डॉस है, इसको हम थोड़ा सा अब ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने 1980 में डेवलप कर रखा था माइक्रो कंप्यूटर के लिए, मतलब हमारे सिस्टम के लिए, ठीक है। उसके बाद इसको आईबीएम ने जो पीसी बनाए थे उनमें ये रन होता था। स्ट्रक्चर इसका कैसा रहता है, इसमें आता है एक बूट रिकॉर्ड। बूट रिकॉर्ड आपने पहले भी पढ़ लिया होगा, कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने के लिए जब जो सबसे पहले सॉफ्टवेयर आता है उसमें बूट रिकॉर्ड होता है, ठीक है। इसमें बायोस यूज होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये भी हमने पढ़ लिया है। देन एम एस डॉट डॉट सिस एंड कमांड कॉम प्रोग्राम। क्योंकि ये जो माइक्रोसॉफ्ट डॉस है, ये माइक्रोसॉफ्ट डॉस किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैरेक्टर लाइन वाला। इसका मतलब आपको कोई भी कमांड इसमें टाइप करनी पड़ेगी तभी वो आपको कोई काम करके देगा। इसीलिए कमांड अगर आप लिखना चाहोगे तो सबसे पहले उसके लिए कुछ कुछ आपके स्ट्रक्चर में ही कमांड्स रखी गई हैं, ठीक है। तो ये जब दबाओगे उसके बाद एक काला सा बॉक्स आएगा, इस बॉक्स में आपने चीज़ें लिखनी है, जैसे जैसे चीज़ें आप लिखोगे वैसे वैसे चीज़ें आपकी होंगी, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं डॉस की, तो इसके लिए एक config.sys की सिस्टम की फाइल आती है और एक AutoX बैच की फाइल आती है, ठीक है। ये दो फाइलें होती हैं जो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आती है। अब इसमें कुछ एक्सटेंशन भी यूज़ होती हैं अलग अलग फाइलों के लिए, उसको एक बार क्विकली कवर करते हैं। तो इसमें डॉट टी एक्स टी है, डॉट डी ओ सी है, डॉट ई एक्स ई है, डॉट सी एस वी है, डॉट कॉम है, डॉट बैट है, डॉट पी आर जी है, डॉट ओ वी आर है और डॉट एस वाई एस है। देखो डॉट टी एक्स टी टेक्स्ट फाइल है, जहाँ पे आप टी एक्स टी देखोगे आपने याद करना है, ठीक है। ये टेक्स्ट फाइल के लिए आपका जो है यूज होता है, ठीक है। देन आपका है डॉट डी ओ सी या डॉट डी ओ सी एक्स, ये माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंट फाइल जो है उनके लिए हम जब एक्सटेंशन यूज करते हैं तो ये एक्सटेंशन यूज करते हैं। देन है डॉट ई एक्स ई, एग्जीक्यूटेबल फाइल, दैट मीन जिस फाइल को रन किया जा सकता है उसके लिए हम डॉट ई एक्स ई यूज करते हैं। देन वी हैव डॉट सी एस वी, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। देन डॉट कॉम विच इज कमांड फाइल, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल कमांड फाइल। देन वी हैव इज बी ए टी, बैच फाइल। बैच मैंने आपको बता दिया था जब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था कि कैसे पहले पूरे के पूरे टास्क को बैच में डिवाइड किया जाता है, फिर बैच को प्रोसेस किया जाता है, इसलिए यूजर का भी इंटरेक्शन नहीं होता। तो उसके लिए जो फाइल बनेगी वो होगी डॉट बी ए टी। देन डॉट पी आर जी प्रोग्राम फाइल है, डॉट ओ वी आर ओवरले फाइल है और डॉट एस वाई एस आपकी सिस्टम फाइल्स होती हैं, ठीक है। तो ये होती है आपकी एम एस डॉस में कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट वी हैव इज एम एस, सॉरी एम एस नॉट एम एस, एम एस डॉस कमांड। ऑल दो देखो आपका जो डॉस की कमांड है वो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो तरह की कमांड आपकी होती हैं, इंटरनल कमांड एंड एक्सटर्नल कमांड। अब हम थोड़ा सा इनको देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स है, जैसे आप देख रहे हो एग्जाम के लिए आपने पढ़नी भी है। एग्जाम में बेसिकली आपसे पूछा जाएगा टू रिमूव अ डायरेक्टरी व्हाट इज द कमांड। तो आपको पता पता होनी चाहिए ये कमांड क्या होगी आपकी, ये कमांड होगी आपकी आरडी, ठीक है। ऐसे ही डीआईआर किसके लिए होती है, ये डायरेक्टरी के लिए बेसिकली होती है, टू डिस्प्ले द फाइल या सब डायरेक्टरी, ठीक है। सीडी जो आपकी होती है टू चेंज द करंट डायरेक्टरी, अगर आप जिस पाथवे में है उससे दूसरा पाथ चाह रहे हैं तो। एमडी होती है न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए। आरडी होती है डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए, जो पाथ्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। कॉपी, ये नाम से पता चल रहा है फाइल को एक लोकेशन से ज्यादा में कॉपी करना है। डीईएल डेल आपका डिलीट के लिए होता है। आरईएन रीनेमिंग के लिए होता है। टाइप जो होता है वो कंटेंट शो करता है टेक्स्ट फाइल में। सीएलएस किसके लिए होता है, टू क्लियर द स्क्रीन, ठीक है। आपने लेट से गलत कमांड लिख लिया, आपने क्लियर करना है तो उसके लिए आप CLS करेंगे प्रेस। देन DAT डेट डिस्प्ले करने के लिए, टाइम डिस्प्ले करने के लिए TIME। VER जो होता है डिस्प्ले MS DOS के वर्जन के लिए। VOL जो होता है वॉल्यूम के लिए। फॉर्मेट के लिए FORMAT फॉर्मेट लिखते हैं बेसिकली। एंड एग्जिट के लिए आपके एग्जिट की कमांड होती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कमांड्स इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट आपको नहीं लेना है, टेलीग्राम चैनल पे बेसिकली आपको PDF मिल ही जाती है।
तो उसमें से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये आपके बेसिकली कमांड्स होती हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जिसको आपने अच्छे से देखना भी है। ओके, मूविंग ऑन। अब बात कर लेते हैं विंडो डेस्कटॉप की। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे भी, ये लास्ट ही चीज होगी। विंडो डेस्कटॉप में देखो, जो सबसे कॉमन हमारा यूज होता है वो हमारा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI, जिसमें आपको ये आइकन मिलता है। ये एक आइकन है, ठीक है। यहाँ आपको साइन मिलते हैं, ये सब चीजें आपको मिलती है। यहाँ पे आपको वेरियस वेरियस सिंबल मिलते हैं जिनको आप सिलेक्ट करके पर्टिकुलर चीजों को कंप्यूटर में कर सकते हो। तो ये आपके डेस्कटॉप में सारी की सारी चीजें आपको मिलती है। अब किसको क्या बोलते हैं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक चीज है, पता है, ये मतलब सबको पता होना चाहिए, और ये बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एग्जाम के लिए हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो आपको बार मिलता है, यूनिवर्सल सर्च बार बोलते हैं इसको। ठीक है, सर्च बार है ये आपका। यहाँ पे अगर आप कोई चीज सर्च करते हो, ऑटोमेटिकली वो आपके कंप्यूटर में, ऑटोमेटिकली वो आपके इंटरनेट पे सब में सर्च होके आपको रिजल्ट शो होते हैं। ठीक है, अब जो आपके इंपॉर्टेंट एप्स हैं उनको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पिन कर सकते हो। अगर ये दिख रहे हैं तो मतलब ये पिन है। ठीक है, और इसमें आप यहाँ पे पेज इंडिकेटर भी मिलता है। हो सकता है आपके दो इस पेज में सिर्फ 5 आ सकते हैं, आपके 2 इंपॉर्टेंट थे तो 2 पेजों में आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सिलेक्ट करके पेज डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हो। देन रिकमेंडेड, जो फाइल्स आपने अभी खोली होंगी वो यहाँ पे ओपन होंगी। ठीक है, रिकमेंडेड में। देन जो अकाउंट यूजर है वो यहाँ शो होगा। एंड नीचे आपको मिलेगा स्टार्ट का मेन्यू, जिसको प्रेस करते ही ये सब चीजें ओपन हो रखी है। सर्च में अगेन सारी की सारी आपकी चीजें सर्च हो जाएंगी। देन आपका आता है टास्क व्यू, कितने फाइल्स आपने खोली हैं, किस किस फाइल पे आप काम कर रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, इसके लिए आपका टास्क व्यू आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा। देन विजिट होता है, अगर आप जल्दी से न्यूज देखना चाहते हो, जल्दी से स्टॉक्स देखना चाहते हो, वेदर देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपका विजिट आ जाता है। ठीक है, मतलब आपको अपडेटेड रखता है ऑन द ग्लोबल न्यूज लेवल। देन आपका टास्क बार है, इसमें बेसिकली जो टास्क आपने ओपन किए होंगे, जिस पे आप काम कर रहे होंगे, वो उसके आइकन ओपन होंगे। उनको क्लिक करोगे तो मैक्सिमाइज हो जाएंगे, उनको क्लिक करके मिनिमाइज करोगे तो वो यहाँ दिखने लग जाएंगे। ठीक है, अब ये जिनके नीचे ये छोटा सा साइन आता है, इसका मतलब वो फाइल्स ओपन है। ऑलराइट, यहाँ आपको मिलता है नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया में कोई भी नोटिफिकेशन हो, वाईफाई से रिलेटेड, आपके वॉल्यूम से रिलेटेड, डिस्प्ले से रिलेटेड, वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, इसके साथ यहाँ आपको पावर बटन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप फोन कंप्यूटर में जितने ऐप्स हैं उनको देखना चाहते हो तो उनके लिए आपको ऑल ऐप का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, एंड ये बेसिकली जो आपको डेस्कटॉप में साइन बने हुए मिलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको ही आइकन बोलते हैं। इन्हीं के बेसिस पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना हुआ है। ऑल राइट, नाउ आपके जो डेस्कटॉप पे की कमांड है, सबसे पहले डेस्कटॉप की आती है। डेस्कटॉप किसे बोलते हैं, तो आपका कंप्यूटर ओपन होते ही जो पहली स्क्रीन आपको दिखेगी उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है, इसमें बैकग्राउंड में जो भी चीज लगी होगी उसको इमेज बोलोगे। एंड आपको चीजें सिलेक्ट करने के लिए ऐसा सा सिंबल दिखेगा, इसको आप कर्सर बोलते हो। ठीक है, इसमें स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार, गैजेट, आइकन मिलते हैं, ये हमने देख लिए। आइकन्स क्या होते हैं, बेसिकली स्मॉल इमेजेस होती हैं जो डेस्कटॉप पे डिस्प्ले होती हैं, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली किसी भी ऐप को ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। ठीक है, इसको अगर आप डबल क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा, अगर उसको ड्रैग करोगे तो वो इधर उधर जाएगा, और हटाओगे तो वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन क्या है, जितनी भी आपकी फाइल डिलीट की है, तो टेम्पररली क्या होता है, कंप्यूटर उसको परमानेंटली डिलीट नहीं करता, टेम्पररी बेसिस पे वो रिसाइकल बिन में रखता है अप टू सर्टेन टाइम्स। ठीक है, 90 डे, 60 डे, एंड उसके बाद वो फाइल ऑटोमेटिकली कंप्यूटर से डिलीट हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कभी रिस्टोर करनी हुई, आपने फाइल डिलीट की, रिस्टोर करनी हुई, तो रिसाइकल बिन में आपको वो मिल जाती है। ऑलराइट, अगर एक बार रिसाइकल बिन को आपने डिलीट कर दिया फिर फाइल रिस्टोर नहीं होती है। देन वी हैव इज टास्क बार। टास्क बार बेसिकली क्या होता है, हमने बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप में ऑलरेडी टास्क बार देख लिया, ये आपका यहाँ पे टास्क बार ओपन होता है। यहाँ पे जितने भी फाइल्स पे आप अभी काम कर रहे हो, जितनी भी चीजें ओपन है वो सब आपको दिखेंगी। इसके अलावा क्लॉक, डेट, वॉल्यूम, नोटिफिकेशन एरिया, वो सब भी आपको टास्क बार में दिखेगा। स्टार्ट मेन्यू क्या है, बेसिकली आपके कंप्यूटर में क्या क्या चीजें हैं, आपका और आपके कंप्यूटर में जितनी चीजें हैं, एप्स जितने भी हैं और जितनी भी फंक्शनैलिटी हैं, फीचर्स हैं, उनको शो करने के लिए आपका स्टार्ट मेन्यू होता है। ठीक है, टाइटल बार। टाइटल बार बेसिकली क्या है, जब भी आप किसी फाइल को खोलेंगे सबसे टॉप पे उस फाइल का नाम आएगा, दैट इज द टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार के अगर आप वेरी राइट को जाएंगे तो राइट में आपको क्लोज का, मिनिमाइज का और मैक्सिमाइज का बटन मिलता है। ठीक है,
मिनिमाइज मीन्स कंप्लीटली उसको क्लोज कर देना ताकि वो सिर्फ टास्क बार में दिखे, और मैक्सिमाइज करना मतलब दोबारा से उसे ओपन करके फुल स्क्रीन में लाना, ठीक है। देन मेन्यू बार आपको दिखता है जिसके थ्रू आप पूरे के पूरे कंप्यूटर में देख सकते हो कि क्या क्या चीजें हैं, उनको ओपन कर सकते हो। फाइल्स का ऑप्शन आपको मिलता है। जब आप एक बार ओपन करोगे ना तो यहाँ आप देखोगे आफ्टर टाइटल बार आपका ऑप्शन आता है मेन्यू बार का। मेन्यू बार में आपका फाइल आता है, आपका व्यू आता है, रिव्यू आता है, क्लोज आता है, इस टाइप के आपके ऑप्शन आते हैं। ओके, देन डायलॉग बॉक्स क्या है? देखो अगर मैं इसको बैक करने की कोशिश करती हूँ, ये जो ऊपर बॉक्स बन के आ रहा है दैट इज द डायलॉग बॉक्स। जब आप कोई भी चेंज जो है, जो आपका बेसिकली कोई भी चीज जो आपकी सेव नहीं हो रखी और आप उसे बैक करना चाहते हो या किसी भी और तरीके से उसे चेंज करना चाहते हो, तो कंप्यूटर मेक श्योर करता है कि क्या आपको ये चेंज करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपका डायलॉग बॉक्स ऊपर को आता है। ओके, तो दिस वाज योर डायलॉग बॉक्स। ऑलराइट, देन इसके साथ हमने चैप्टर अप्रॉक्स क्लोज ही कर दिया है, बट आपको उससे पहले एक क्वेश्चन का आंसर करना है। विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हैज दी, इज यहाँ से हटा लेंगे, हैज द एबिलिटी टू रन मोर देन वन टास्क एट अ सेम टाइम? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एक से ज्यादा अगर यूजर, एक से ज्यादा टास्क हो रहे हैं, ठीक है, टास्क पर्टिकुलर वर्ड है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिंपल से क्लिक करना है मल्टीटास्किंग, ऑप्शन ए, विच विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, with this we have completed the today's class. Thank you so much. If you guys have any doubt तो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो दिस इज आवर कॉन्टैक्ट इन्फो। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप अब यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी के लिए या ईओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड यू डोंट नो कि मैं कैसे प्रिपेयर करूं, क्या चीज़ें करूं, क्या चीज़ें नहीं करूं, तो एड्यूटैप गॉट योर बैक। ओके, एड्यूटैप आपको सोल्यूशन देगा। ऑल राइट, सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द पेज। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो यू विल सी दिस पेज जहाँ पे आपको हमारे कोर्सेज का लिंक मिल जाता है। ऑल राइट, सो दीज आर ऑल द कोर्सेज दैट वी आर ऑफरिंग राइट नाउ। ठीक है, तो मास्टर कोर्स चाहे आप ले सकते हैं, चाहे आप स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स ले सकते हैं। एंड इनमें इनमें आप जैसा कि देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे कूपन कोड दे रखे हैं, तो उसके बाद आपको इफेक्टेड प्राइस कितना होगा ये भी दे रखा है। इफ यू समबडी जिसने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया, पहली बार आप प्रिपेयर करना चाहते हो एंड आपके पास, आपको ये चाहिए कि ठीक है मेरे पास एक एग्जाम फोकस्ड कोर्स हो, जो इधर उधर की बातें ना करे, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको मार्क करते हुए मुझे चीजें दे, एंड मुझे मेंटरशिप पूरी मिले, जहां भी मुझे डाउट हो रहा हो, चाहे वो सब्जेक्ट में हो, चाहे वो एग्जाम स्ट्रेटेजी में हो, चाहे ओवरऑल हो, मेरे पास एक ऐसा मेंटर हो जो मेरी हैंड होल्डिंग करे और मेरे सभी डाउट्स को क्लियर करे, तो उसके लिए वी हैव द मास्टर कोर्स। बट इफ यू आर समबडी जिसने पहले यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर किया है, तो देखो मैक्सिमम सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे कवर, ठीक है, पॉलिटी वगैरह सब आपके कवर हो जाएंगे। स्टिल यहाँ पे कुछ कोर्सेज बचेंगे जो आपके कवर नहीं होंगे, तो उनके लिए वी हैव द स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स। अगर यू, इफ यू वांट टू बाय देम, ये कोड आप यहाँ से देख लो, ईपीएफओ 53 है, अदरवाइज आप सीधा जाके बाय नाउ पे क्लिक करोगे, ये आपका पेज ओपन होगा, इसमें आप अपनी डिटेल्स को फिल कीजिए। कूपन में जब आप अप्लाई करके, ऑलरेडी यहाँ से जस्ट अप्लाई को क्लिक करेंगे, आपका कूपन ऑलरेडी इसमें लग जाएगा एंड आपके जो स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स है उनको आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडेज क्लास। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, फील फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच।